जो चीज़ें बची थी उसके लिए हम लोगों को क्लास मिली। ठीक है, ओबाम से आज की क्लास रही है फंडामेंटल राइट्स में। देखिए आपके में कौन सी है के बारे में आप बता रही हैं, हम समझ गए। ये पॉलिटिकल थ्योरी होगी, राजनीतिक थ्योरी होगा, ठीक है, बारे में यही वाली पढ़ी, वो वाली दोनों। ठीक है, चलो भाई स्टूडेंट, थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स पे डिस्कस भी कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। फंडामेंटल राइट पे डिस्कस करते हैं और उससे पहले एक बार जरा क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं कुछ, है ना। चलो शुरू करें मौलिक अधिकार पे। लो भाई, आइए इसका पहला प्रश्न आपके समकक्ष, जरा इसको पढ़िए, बैठ जाओ जब तक और बच्चे भी आ रहे हैं, 4-5 जो भी बच्चे हैं, इसको पढ़िए और बताइए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। पहले ये वाला जब कॉलम पढ़ ले बताइएगा, मैं ऊपर नीचे इसको स्क्रॉल कर दूं, ठीक है, या दिख रहा हो तो मैं इतना कर देता हूँ। दिख रहा है? प्रयास कीजिए, कम से कम 20-22 क्वेश्चन है, आपका फंडामेंटल राइट रिपीट हो जाएगा, अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। अदर देन द फंडामेंटल राइट, हिंदी में भी लिखा है, ठीक है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है 2020 का बेटा, ये क्वेश्चन एक एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा यूजीसी नेट का पेपर दे रहा हो, ये उस लेवल का क्वेश्चन है। आमतौर पे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती, लेकिन अगर कोई भी मौलिक अधिकार के ऊपर ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन है तो वो आपको पता होना चाहिए। आ जाओ, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है। नमस्ते, इसका उत्तर देने को भी प्रयास करेगा? हाँ है ना, तब तक मैं आपको बता देता हूँ ये किसकी बात कर रहा है। ठीक है, 1948 में, ठीक है, मानव अधिकारों को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने एक घोषणा करी थी बेटा। ये प्रश्न इतनी बात पूछ रहा है कि जो घोषणा हुई थी, क्या उसका सिद्धांत और प्रावधान अपने भारत के संविधान में आज वगैरह के कहीं भी है? आपको लगता है भारत के संविधान के अंदर मानव अधिकारों की बात किन किन जगहों पे हुई है जो मेल खाती है संयुक्त राष्ट्र के इस घोषणा पत्र से? ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट, ठीक है, तो जो भी उसके प्रिंसिपल्स थे, क्या वो हमारे भारत के संविधान में किसी इन चीजों से मैच खाते हैं या नहीं खाते? क्या लगता है? अच्छा, प्रियम्बल के बारे में सोचो। अभी तो हमने ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो प्रस्तावना है संविधान की, वो बात करती है मानव अधिकारों की, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, याद आ रहा है, न्याय की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, आर्थिक स्थिति समतल करने की बात करती है और भाईचारा बंधुत्व की बात करती है। तो ये जो हमारा प्रियम्बल है वो इस चीज की बात करता है। अच्छा, डीपीएस की बात करती है सर। आर्टिकल की अगर बात करें तो 39 में समान वेतन की बात होती है, ठीक है, शिक्षा की भी बात होती है, तो कहीं ना कहीं मानव राइट से संबंधित है। तीसरा, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी बात करते हैं कि हम सभी नागरिकों का एक दूसरे के प्रति भी कर्तव्य है। तो याद रखना, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये यूपीएससी पैटर्न के क्वेश्चन जरूर लगते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन होते हैं, ये ज्यादातर रिपीट नहीं होते। ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस कभी आ जाए, कोई डिक्लेरेशन हो या कुछ भी हो, तो आप अगर एलिमिनेट कर पाए तो अटेम्प्ट करें, बिल्कुल भी ना पढ़ा हो ना छुए, आगे बढ़ जाए। सारे क्वेश्चन आपके लिए करने के लिए नहीं होते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो 50-50 का रिस्क तो ले सकते हैं। इसका उत्तर है तीनों, 1, 2, 3, सही है, ये ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या है? डी, क्योंकि ये तीनों ही बात करता है इस समझौते के बारे में। अब जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आईआर की क्लासेस जब चलेंगी तो उसमें टीचर आपको संयुक्त राष्ट्र अपने आप पढ़ाएगा, तो भी वो उसमें थोड़ा सा मौलिक अधिकारों का चित्रण करेगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हाल ही में आया हुआ है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच होते हैं, ये ध्यान रखना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आ जाओ, हाँ, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक हो चुका है, लेकिन आपका थोड़ा सा रिवीजन है और रिट्स पढ़नी है आज, तो उससे पहले मौलिक अधिकार थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है
कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। कठिन शब्दों का मतलब मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये कह रहा है मौलिक अधिकार निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट। हाँ, ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई चीज कंप्लीट हो, उसमें कोई भी अपवाद ना हो। क्या ये पहला स्टेटमेंट ठीक है? हाँ भाई, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट, ये कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है वो पूर्ण नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने मौलिक अधिकार हैं उनका कोई ना कोई ऑलमोस्ट अपवाद है। अनुच्छेद 14 के अपवाद कौन कौन से पढ़े थे हमने? अनुच्छेद 361 याद आ रहा है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, कुछ याद आ रहा है? चलो अगला पॉइंट पढ़ो। अगला ये लिखा है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, यानी जो जुडिशरी है वो क्या उनका अर्थ निकालेगी, किस किस केस में क्या बताएगी, ये जजेस पे बेस्ड है। हाँ, ये जजेस पे बेस्ड भी है। एग्जाम्पल आर्टिकल 21 का आधार केस, ठीक है, हिजाब वाला केस, शाहबानों का केस, इसमें क्या क्या बताया गया कि भरण पोषण सबको दिया जाएगा। तो इन सब मौलिक अधिकारों के बारे में कौन बताता है? भाई जुडिशरी बताती है, व्याख्या करती है। तो ये दोनों पॉइंट ठीक है, यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड बी दोनों करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। याद रखो, इस तरीके के प्रश्न वो बच्चा समझने का प्रयास करे जो रेगुलर आया है। ये लो आसान प्रश्न छत्तीसगढ़ का, ये तो बताई दो। स्टेट पीसीएस के प्रश्नों पे आ जाओ, करो प्रयास इसका उत्तर। इनमें से किनको मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए या मौलिक अधिकार कहा जा सकता है, कौन कौन से? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप डीपीएसपी भी पढ़ चुके हो, ठीक है, सारी चीजें पढ़ चुके हो। अब आप प्रयास करो कि इनमें से कौन सी चीज डीपीएसपी में जाएगी, कौन सी चीज मौलिक अधिकार में जाएगी, क्योंकि आपसे पूछा है फंडामेंटल राइट्स। लगाओ क्वेश्चन। पहला, चौथा, पांचवा, ठीक। और कोई? एक बच्चे का आंसर आ गया है सी, और कोई बच्चा इससे सहमत हो? इन्होंने ये आंसर दिया जो पीछे बैठे। क्या नाम है आपका? अभय, गुड, बैठे रहोगे। और कोई? सी के अलावा कोई कह रहा हो डी? डी, आयशा ने डी बोला, डी नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर सी है। सी में सुनिए, पहला चौथा, देखो ये संविधान में वर्णित है। अगर आप बात कहो कि ये लोकतांत्रिक है तो इससे मतलब नहीं है, इट इज डेमोक्रेटिक, कोई मतलब नहीं। लोकतंत्रिक का इससे कोई मतलब नहीं। पब्लिक वेलफेयर बात करते हैं डीपीएसपी, ठीक। क्या ये एसेंशियल है हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए? भैया बिल्कुल एसेंशियल है। पार्लियामेंट कांट मेक लॉ अगेंस्ट इट, बिल्कुल ठीक बात है। कौन ये बात बताता है? अनुच्छेद 13 ये बात बताता है भाग 3 में। तो बिल्कुल इन्होंने अच्छा उत्तर दिया है कि इसका यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत? ये वाला याद रखिएगा, ये डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि ये बताते हैं कौन से राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, ये नेगेटिव राइट्स। कृष्णपाल ने क्वेश्चन पूछा था यहीं बैठ करके कि सर फंडामेंटल राइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो ये नेगेटिव होते हैं, ये राजनेताओं के लिए रोकते हैं, रोक लगाते हैं। इनका डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है, इनका मनमाही आर्बिट्ररीनेस से मतलब है। अगर यहाँ लिखा होता कि ये अराजकता को रोकते हैं तो फिर आप टिक मार सकते, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार आर्बिट्ररीनेस को रोकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको टॉपिक यहाँ से पढ़ने के बाद जब तक आप घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको टॉपिक बार बार याद नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं बनेंगे आपसे। प्रश्न बनाने के लिए घर पे जाके स्वयं प्रश्न लगाने होते हैं, ठीक है। ये भी आसान प्रश्न है, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। मौलिक अधिकार क्या क्या प्रधानमंत्री के आदेश पे निलंबित कर दिया सकते हैं? क्या सस्पेंड करे जा सकते हैं? क्या इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड करे जा सकते हैं या कैन नॉट बी सस्पेंडेड? क्या लगता है, बताओ। हाँ, डी कह रहे, डी। एक बच्चे ने बोला डी, ऐसे लिख लेता हूँ। और कोई? हाँ बताओ भाई, किसके लगेगी? वो तो एक अलग लॉजिक हो गया, आप इसका उत्तर दो। हम आपसे पूछ रहे हैं हिरन, डी, डी, जी, जी तो है ही नहीं, सी। एक बच्चे ने कहा सी, सी और डी दोनों। और कोई? दोनों ऑप्शन में आपका तो सी है ना ऑप्शन, इनका बिटिया का डी है। और कोई? बहुत आसान प्रश्न है। हाँ, फंडामेंटल कैन नॉट बी सस्पेंडेड, कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, may be suspended on the will of president, may be suspended during emergency। आज के समय में स्थिति क्या है जरा खुद बताओ।
अगर आज के समय में देश में आपातकाल लगे तो मौलिक अधिकार बचेंगे? सर कुछ ही बचेंगे। कौन कौन से बचेंगे? 20 और 21 और 19। इसके अलावा बाकी सब क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। गुड, ये बात याद रखना। आज के समय पर अनुच्छेद 20, 21 और 19 बचेगा बच्चों, बाकी सब के सब सस्पेंड हो जाएंगे। और वो भी 20, 21 मोरारजी देसाई को थैंक यू कहो, आज वो केस पढ़ेंगे हम एडीएम जबलपुर, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन घर पे जाके लगा लेना। सर कहाँ से लगाए? सर बेटा अभी इंस्टाग्राम का नया फिल्टर ढूंढ रहा हूँ तो गूगल करके कहीं से भी ढूंढ लो, तो क्वेश्चन नहीं ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलो ये बता दो, ये तो और ज्यादा आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन। हाँ शायरा, बी। शायरा क्या हो गया? बी बोल रही हो? बेटा इसका उत्तर है, ये न्यायालय ले जा सकते हैं आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 से। कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। बच्चों क्या हो गया भैया, चश्मा उश्मा लगा लो। ये देखो इसका उत्तर है। ठीक है, लो ये जो नहीं बता पाया मेरी नजर में, उसे तो आज वास्तव में जाकर के फिनाइल खरीद लेना चाहिए, पोछा लगाने की सर्विसेज शुरू करो। ये जो नहीं बता पाया प्रश्न, लानत है उसकी। लांसी बताएंगे इसका उत्तर। लांसी कहाँ? लांसी इसका उत्तर बताओ। हाँ देखिए कितना पढ़ रही तुम, सिर्फ लांसी बताएंगे इसका उत्तर। हाँ भाई, कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि मौलिक अधिकार को बताते हैं? बताओ इनमें से कौन से? 15 से 35, 14 से 32, 12 से 35, 12 से 30, कौन से? अरे वाह, क्लैप करो लांसी के लिए भाई, वाह लांसी पढ़ रही है। गुड, 12 से 35 सही बताया बेटा, लोअर पीसीएस 2। ठीक है, ए है इसका उत्तर। चलो भैया अगला वाला बता दो, ये तुम पे छोड़ दिया सब पे, बताओ। आ जाओ बेटा आ जाओ। इनमें से कौन सा 6 मौलिक अधिकार में वर्णित नहीं है? ठीक है, कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है आपको इतना बताना है। समानता का अधिकार है, एक्सप्लॉइटेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। क्या मैंने पढ़ाया राइट टू प्रोटेस्ट? नहीं, जो सर ने पढ़ाया नहीं वो आएगा ही नहीं। इसका उत्तर है बी, ये मौलिक अधिकार नहीं। तो सर हमने देखा है कि मजदूर तो किसी फैक्ट्री के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, गांधी जी ने भी प्रोटेस्ट करा था अहमदाबाद। मेंस का पेपर पहले वैकल्पिक होता था, आपको पता है पीसीएस का, उसमें परिवर्तन लाया गया। पहले 16, 17, 18 तक पेपर सब मेंस के भी होते थे। यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, बहुविकल्पीय। हाँ ऑब्जेक्टिव होते थे, उसके बाद में स्कीम बदल दी, क्योंकि इसमें ये होता था टिक मार्क का खेल जो है वो बहुत आसान लगता है, उसमें सामने उत्तर तो है कम से कम, लेकिन आपको जब लिख के मेंस के आंसर लिखने होते हैं तब असली नॉलेज चेक होती है। तो पहले आसान था, पहले वाले जो पीसीएस अधिकारी भौकाल मारे आके तो समझा देना ये डब्बे बनाए हो तुम। ठीक है, यूपीएससी मेंस को एथिक्स के हटाने की वीडियो आपने देखी, लेकिन जब तक वेबसाइट पे सर्कुलर ना आ जाए मत मानना। एक तो वीडियो वाले ये नहीं लिखते हैं कि हम इसकी कोई भी जानकारी की, ठीक है, कोई भी कंफर्मिटी नहीं लेते। ये डिस्क्लोजर आएगा, अभी टेलीकम्युनिकेशन बिल आ रहा है, मतलब हाँ जिन जिन लोगों ने ये डाल दिया कि एथिक्स का पेपर हट रहा है, अभी नहीं हटा, समझ गए। जब तक यूपीएससी आयोग की वेबसाइट पे आ जाए, लल्लन टाप भी यही करता है, क्या हट रहा है एथिक्स का पेपर? अरे हट रहा है तो ठीक है, पहले तुम मीडिया एथिक्स ही पढ़ लो, वो तो आते नहीं किसी मीडिया वाले को। चलो तो बेटा याद रखना इसका उत्तर है बी। सर इसका उत्तर बी क्यों है सर? क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट किसी के अंदर भी नहीं आता है। चलो भैया लो अगला प्रश्न लगा, ये सबसे आसान है। अब ये भी अगर तुमने गलत कर दिया तो भी समझ लो कि बस हो गया काम। हाँ भाई सायरा बताओ उत्तर, बहुत आसान है। सायरा राज्यसभा, लोकसभा, अरे सुप्रीम कोर्ट बोल। हाँ बेटा राज्यसभा लोकसभा खुद संसद के अंदर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ना विधि बना सकता है, ना ही विधि बनाने के लिए प्रेशर डाल सकता है, कह सकता है आग्रह, क्योंकि ये काम प्योरली किसका होता है? लेजिस्लेटिव का। इसका उत्तर ये आएगा कि मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? संसद। समझ गए? बाकायदा इसके लिए बिल पास होता है। चलो भैया संसद कर सकते हैं, हो गए संसद। अब आओ अगले प्रश्न पे। ये तो बहुत आसान प्रश्न है, ये बता मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि पहले तुम कैसे पीसीएस का मेंस निकाल सकते थे। हाँ, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है?
अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिक इक्वलिटी है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सोशल इक्वलिटी है, कौन सी है फिर बची कौन सी? हाँ भाई, इसका उत्तर क्या लगता है बताइए? इनमें से कौन सा समानता के, पहला वाला तो कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके बाद बाकी क्या, आप बताओ क्या होगा? बेटा भारत में इकोनॉमिक इक्वलिटी है कि नहीं है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा पढ़ो। कौन सी? हाँ, अवसर की समानता है। सोशल इक्वलिटी स्थापित करने का प्रयास किया है। इकोनॉमिक इक्वलिटी स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमिक इक्वलिटी होती तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण कभी भारत में आता ही नहीं, ये ध्यान रखो। चलो भैया ये बताओ, आर्टिकल 13 और बचे 2-3 फिर वेट पढ़ते हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव रोल बताइए अनुच्छेद 13 का, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत ही आसान। बताओ आर्टिकल 13 किसको बचाने की बात कर रहा है? बहुत आसान है, बस डीपीएसपी को क्यों बचाएगा, मौलिक कर्तव्य को क्यों बचाएगा, जब उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सरकार किसी भी संशोधन के द्वारा छीनता है या कम करता है तो उसको क्या करार दे दिया जाएगा? शून्य, नल एंड वॉइड। तो बेटा इसका उत्तर आ जाएगा सी, ठीक। ये लो, ये हो गया सी, ठीक है। चलो भैया 1999 का प्रश्न, ये बता दो सबसे आसान प्रश्न, क्या उत्तर है इसका? आर्टिकल कौन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? अभी बोला मैंने जस्ट स्टेटमेंट पहले, आर्टिकल 13, ठीक है। चलो ये और बताओ, फिर टॉपिक शुरू। बताओ सबसे आसान प्रश्न पढ़ो। मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ भैया, प्रश्न उत्तर भी घर पे जाके लगाया करो, किताबें खरीद लो, वरना पढ़ाई सब मिल जाएगी। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है। पहले तो मोबाइल नंबर याद है, 15, 16, 19, 29, 30। अब इसमें से देख लो कौन कौन से आर्टिकल बन रहे हैं, मैं बताता चल रहा हूँ। राइट टू इक्वलिटी 14 है। सर मोबाइल नंबर में 14 तो आ ही नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। राइट टू प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन, ये आ रहा है अनुच्छेद 15 में। सर मतलब है नीचे वाला 21 में आ जाएगा, उससे नीचे वाला 22 में आ जाएगा। केवल नागरिकों को कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, 30। मैं समझा दे रहा हूँ दोबारा, क्योंकि जो बच्चे बहुत कम आए हैं उनके लिए। बेटा ये आर्टिकल 14 की बात करता है, ये 15 की बात करता है, ये 21 की बात करता है, ये 22 की बात करता है। मोबाइल नंबर जो था वो ये था भैया 15, 16, 19, 29, 30, जो सिर्फ किसके लिए होता है? अब देख लो इनमें से कौन सा फंस रहा है। सर ये फंस रहा है, सिंपल सी बात है बेटा। अभी भी पीसीएस में एलिमिनेशन मेथड काम कर जाता है, आईएएस में नहीं करता। आईएएस में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। चलो भाई ये और बताओ, आईएएस में भी आ चुका है प्रश्न, और प्रीवियस प्रश्न लगाना बहुत जरूरी होता है। ये बात हर टीचर चीख के कहता होगा, मान लिया, नहीं भी लगाया करो। कोई पाकिस्तानी के बारे में इंडिया के अंदर लागू करने के लिए हमने अपने पास में एक फॉर्म बना रखा है, मौलिक अधिकार। हाँ इसका उत्तर क्या होगा बताओ? हाँ इसका उत्तर क्या है? इक्वलिटी 5, 8। ध्यान से बेटा मानते हैं कि तैमूर को कैमरा फॉलो करता है, करीना कपूर को करता है, अभी हम सब ऐसे नहीं हुए कि हमें कैमरा फॉलो करे। देखो इधर, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर 5 आर्टिकल। समानता कौन से आर्टिकल में दी है? 14 से। अब अगर ये भी नहीं पता तो भैया आईएएस 2002 के जो बने बैठे हो तो बेकार ही, ठीक है। चलो ज्ञान हो गया। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में और लाऊंगा मैं दूसरे तीसरे दिन। अब शुरू करते हैं सबसे भयानक टॉपिक विच इज कॉल्ड रिट्स, ठीक है। आ जाओ चलो भैया रिट्स पढ़ना शुरू करें। देखो अब रिट्स तुम पढ़ना प्रैक्टिकल तरीके से,
एडवोकेट होने के नाते मैं तुम्हें रिट्स के बारे में वो भी जानकारी दूंगा जिससे कभी तुम्हें रिट डालनी पड़े तो तुम रिट डाल सकते हो। लांची दिख रहा है? ठीक, याद रखना बेटा, पहले तो हम ये समझेंगे कि रिट्स का कंसेप्ट आया कहां से। ठीक है, चलो बस बातें हो गई, सब पूछ लिए उनसे हालचाल। उनका मोबाइल थोड़ी है, वो ईटा से बात करते होंगे, बाद में पूछ लेना। देखो इधर, जो काम बाद में हो सकता है अभी आप पढ़ाई करो। बेटा रिट का मतलब क्या होता है तो आपको बता दूं, रिट का शुद्ध हिंदी मतलब सीधी सीधी बात होती है आदेश। समझना सभी बच्चे जो रिट को नहीं जानते, रिट का जन्म हुआ है इंग्लैंड से। रिट का जन्म कहां से हुआ है बच्चे? इंग्लैंड से। सर इंग्लैंड से इसका जन्म क्यों हुआ है बताता हूं आपको, क्योंकि बेटा इंग्लैंड के अंदर कुछ ज्यादा ही अलग राजशाही चल रही है। ठीक है, और जो ये राजा जी थे भैया, ये रहे, ठीक है, किंग और क्राउन। तो भैया ये जो राजा जी थे, इनका क्या काम था राजा का? इनका जब जो मन करता था तब आदेश पारित कर देते थे। वहां पर एक और चीज मान्यता चलती थी इंग्लैंड में, ये जो राजा है ये ईश्वर का साक्षात रूप है। इस बात को बलबन ने भी माना था। बलबन भी सजदा और पैबोस करवाता था, पता है कि नहीं? बलबन भी कहता था कि मैं साक्षात जो है वो खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ, नीचे उतर आया हूँ। तो भैया तुम मर ही क्यों गए, फिर जीवित ही रहते। ठीक है, तो ये सब तो इन लोगों की जाहिल स्ट्रेटेजी थी, उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड के अंदर राजा जो है वो ये कहता था कि मैं सुप्रीम, मैं जो भी आदेश पारित करूंगा तुम्हें मानना पड़ेगा। और ऐसा होता भी था। राजा का अगर मन हुआ तो उसने कर दिया कि हमारे क्षेत्र की ये जो टेरिटरी है, सीमा, इस सीमा के बाहर कोई भी नहीं जाएगा 3 महीने तक। अब कोई नहीं जा रहा सर, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि राजा का फरमान है, राजा ने अपना फरमान बोल दिया। तो बेटा ऐसे आदेशों को इंग्लैंड में रिट कहा जाता था। मेरी बात समझना, धीरे धीरे करके इंग्लैंड में राजशाही चलती रही, उसके बाद ये होने लगा। क्या बात है कौशल सनी, निकाल के फेंक दूंगा बाहर क्लास। ठीक है, पढ़ लो कंसेप्ट, तुम्हारी वजह सबका चला जाएगा बेटा। उसके बाद ये हुआ कि ये जो टेरिटरी है, सीमा है, सीमा क्षेत्र को समझना। ये हुआ कि राजा साहब ने कहा भाई सीधी सीधी बात है, कोई 3 महीने बाहर नहीं जाएगा, नहीं जा रहा, ऐसे आदेश पारित कर देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब यहाँ पर 1215 के आसपास में मैग्ना कार्टा की संधि हुई, यानी मौलिक अधिकार आने लगे, तो लोग अपने न्याय के बारे में जान गए थे, अपने अधिकार जान गए थे। तब क्या हुआ बेटा, इंग्लैंड के अंदर धीरे धीरे एक सिस्टम चला जिसे प्यार से कहते हैं इंग्लिश अदालतें। ये बात आई समझ? क्या कहते थे? इंग्लिश अदालतें। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान लगाना। पीछे भी मैंने ये बताया कि रिट कहां से शुरू हुई। रिट का हिंदी अर्थ होता है आदेश। ठीक है, ये आदेश इंग्लैंड के राजा या रानी, राजा लोग इशू करा करते थे। वो ये कहते थे आज हमारा ये मन है, ये आदेश है, जाओ प्रजा में इसका पालन हो। ये आदेश क्या कोई लॉ पे बेस्ड होते थे? नहीं सर, ये उनके अपने बनाए नियम पे बेस्ड होते थे, जो उन्हें ठीक लगता था। इस समय राजा जी कहते थे जाओ सब लोग दिल्ली जाओ, तो भैया आपको इसका तुक नहीं होता, सबको दिल्ली जाना पड़ता। इस तरीके की बेवकूफियां करते थे। धीरे धीरे आ जाओ बेटा, पूछा मत करा करो, जल्दी आ जाओ, क्लासरूम थोड़ी चल रहा है 5वीं क्लास का, बैठो जल्दी बैठो जल्दी। उसके बाद याद रखना, इंग्लैंड के अंदर ये जो राजा थे जब ये आदेश पारित कर देते थे तो आपको पता है कि इनके प्रति विद्रोह हो गया, जिस विद्रोह को माना गया मैग्ना कार्टा। याद आ रहा है? जिस विद्रोह को क्या माना गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है सर? मैग्ना कार्टा सबसे पहली बार दिए जाने वाले मौलिक अधिकार हैं जो इंग्लैंड में थे। कंसेप्ट समझना, वरना समझोगे नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश कोर्ट से रिट का कंसेप्ट आया, लेकिन इंग्लिश कोर्ट कैसे बने ये भी नहीं जान पाओगे। तो समझना, राजा जी कुछ भी करते थे, आदेश पारित कर देते थे। 1215 में क्रांति हो गई, मैग्ना कार्टा आ गया। इसके बाद इंग्लैंड में क्या बन गए? इसके बाद क्या बन गए इंग्लैंड में? इंग्लिश कोर्ट। अब समझना, इस कोर्ट के अंदर भी जज बैठते थे और राजा बैठते थे। ये राजा उस समय भी क्या पारित करते थे? बात आई समझ में? यानी रिट्स टोटली हर प्रकार से पहले राजा के आदेश तक ही सीमित रहा करता था। लेकिन जब भारतीय संविधान बना तो भारत के संविधान में याद रखना, ये बात बाबा साहब जानते थे कि अगर रिट्स की पावर सिर्फ और सिर्फ हमने प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास दे दी तो भारत में भी क्या आ जाएगी? आ जाएगी, आ जाएगी। इसीलिए बाबा साहब ने ये इन्हें शक्ति नहीं दी। मुबारक को ये शक्ति बाबा साहब ने किसे दी है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। समझे? क्योंकि बेटा ये नियम है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज
हमेशा रिट का पालन करते हैं, तो किसके बेसिस पे? कानून के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कानून के बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। और भारत में किसका शासन चलता है? विधि का शासन। फिर से इतनी पूरी साइकिल रिपीट करूं, एक बार और कर दूं ताकि समझ आ जाए। ध्यान देना, सिर्फ इतनी साइकिल है ये। इसके बाद हम लोग रिट में एंटर कर जाएंगे। टाइमलाइन बनाना मेरे साथ। सबसे पहले आप लिखो इंग्लैंड। इंग्लैंड में किसका जन्म हुआ? टाइमलाइन बनाते चलना बेटा, रिट्स का। ठीक है, ये रिट सबसे पहले कौन देता था भैया? तो ये भैया किंग या क्राउन, किंग या क्वीन। ठीक है, ये क्वीन और क्वीन किस पर आधारित रिटें देते थे? तो भैया इसका कोई आधार नहीं होता था, स्वयं पे आधारित देते थे, स्वयं पे, अपने लॉजिक पे, जो इन्हें ठीक लगता है। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे करके इंग्लैंड में 1215 का मैग्ना कार्टा आया। ये मैग्ना कार्टा वही है जिसकी वजह से मौलिक अधिकार देखने को मिले। इस मैग्ना कार्टा आने के बाद क्या बना इंग्लैंड में? तो इंग्लैंड में डेवलप हुए इंग्लिश कोड्स। पहले ये चीज लिखो, ये टाइमलाइन है, तरीका है। कल को रिट्स पे मेंस में क्वेश्चन आ गया तो कैसे लिखोगे, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टाइमलाइन में आप शब्द जोड़ पाओ। ये सारे कीवर्ड हैं। जैसे आपने लाइन लिखी तो आपकी पहली लाइन होनी चाहिए कि रिट्स का प्रिंसिपल आ गया इंग्लैंड में। रिट्स पर प्रैक्टिस्ड बाय द, इंग्लिश वाले लिखेंगे कौन प्रैक्टिस करता था? किंग ऑफ क्वीन। हिंदी वाले लिखेंगे कि रिट्स जारी कौन करता था? सर उस समय पे जो राजा होते थे या रानी होती थी। ये किसी चीज पर, किस पर निर्भर या आधारित होता था? सर ये उनके स्वयं के फैसलों पे होता था। उसके बाद इंग्लैंड में धीरे धीरे लोगों को क्या पता चलने लगे? अपने अधिकार, और उन अधिकारों को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। सर जब ये अधिकार आ गए तो अधिकार कहां से मिलेंगे? न्यायालय से। तो किसका उदय हुआ? अंग्रेजी कोर्ट का। और अंग्रेजी कोर्ट जो बने बेटा, इन अंग्रेजी कोर्टों में भी रिट्स जारी करी जाती थी। इसमें दो लोग बैठते थे, एक तो जज साहब बैठते थे और एक तो किंग बैठते थे। तो बेटा जब ये लोग जारी करते थे उन्हें भी रिट्स कहते थे। लेकिन कम से कम ये जो रिट्स जारी होती थी ये कहीं ना कहीं अब कानून के अनुसार होती थी। और उस कानून को पता है क्या बोलते हैं? कभी भी यूपीएससी उठा के फेंक देगा, गुड फेथ, इक्विटी एंड कंसाइंस। बेटा लॉ वाले तो ये घोट गए। आपने जरूर पढ़ा होगा कि देवर इंग्लिश कोर्ट्स विच प्रैक्टिस, जैसे आपने एसआरए पढ़ा होगा, उससे पहले इंग्लिश कोर्ट है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो वो कैसे पास करते थे? गुड फेथ, इक्विटी और कंसाइंस। बेटा इसका मतलब ये है कि न्यायालय जो जजमेंट देता था उस जजमेंट के पीछे की मंशा को कहते थे अच्छा विचार, समता एवं अपनी चेतना, विचार करके विवेकाधीन शक्तियां। ये याद रखना, ये पूरी साइकिल होने में लिखा हुआ है बेटा जजेस और किंग और नीचे रिट। थोड़ा साफ लिखूंगा, लिख जाओ। ये इसे मैं साफ करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये मैंने लिखा है जजेस, ठीक है, और लिखा है मैंने किंग, ठीक, ये रिट्स लिखा है। और ये लिखा हुआ है गुड फेथ, इक्विटी, और ये वर्ड है कंसाइंस। बेटा ये साइकिल तुम्हें याद करनी है, मेंस के सीधे एसेंशियल है। 150 शब्दों का प्रश्न आ जाए, ये लॉ के भी बच्चों के लिए आता है, पीसीएस के लिए भी आता है, आईएएस के लिए भी आता है। ये स्टोरी तुम्हें घोटनी है, आसान है। सर राजा थे, राजा के आदेश को रिट कहते थे। राजा के आदेश किस पर निर्भर होते थे? स्वयं की इच्छा पर। सर स्वयं की इच्छा उनकी तब तक चल रही थी जब तक मैग्ना कार्टा नहीं आया। लोग अपने अधिकार जान गए जिन्हें फंडामेंटल राइट कहते हैं। लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, फिर वहां पर कोर्ट बन गए, क्योंकि सर अधिकार कहाँ से मांगे जाएंगे? न्यायालय जाकर के तो प्रैक्टिस करे जाएंगे। कोर्ट बनने के बाद सर क्या हुआ? रिट जारी करने लगे, लेकिन वहां पर दो तरीके के कोर्ट होते थे। एक होते थे प्रेसिडेंसी कोर्ट, एक होते थे आपके किंग ऑफ क्राउन के कोर्ट। तो जो किंग ऑफ क्राउन और जब जज साहब, ये सभी लोग अपने कोर्ट में रिट देते थे, परंतु उस समय की रिट किस पर बेस्ड होती थी? सर गुड फेथ पर, इक्विटी पर, कंसाइंस पे या लॉजिक पे बेस्ड होती थी। आप समझे कनेक्शन? रिट्स हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन रिट्स से पहले ये कनेक्शन समझो, इसको दिमाग में बिठा लो। शायरा रचना समझ आया? फिर से कहोगे मैं फिर रिपीट कर दूंगा, बताओ इधर बच्चों समझ आया? इंग्लैंड में कौन जारी करता था पहले रिट? सबसे पहले राजा या रानी? राजा या रानी, ये तो उत्तर है। हाँ दोनों। बेटा राजा और रानी ने रिट जो पहले जारी करते थे वो किस पर आधारित होती थी? कोई लॉजिक था इसका या नहीं? स्वयं पर, अपने फैसलों पे। बाद में जो रिट जारी करने लगी सिस्टम तो बदल गया जब 1215 में क्या आया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा के बाद क्या बन गए वहां पे? न्यायालय। और फिर न्यायालयों में क्या जारी होने लगी? रिट्स देने की क्षमता। ये याद करो, इसको याद करो, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेटा जब इंडिया की बारी आई तो बाबा साहब वॉज वेरी होशियार। बाबा साहब सीधे ये बात बोले
कि भैया मेरी रिट्स जो बेस्ड होंगी वो मैं किसी राजा या रानी को नहीं दूंगा। अनुच्छेद 32 में या तो सुप्रीम कोर्ट या अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जारी करेगा, और मेरी रिट्स पूरी तरीके से निर्भर होंगी लॉ पर। किस पर निर्भर होंगी? लॉ पर। ये बाबा साहब का सोचना था कि रिट की शक्ति अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पे चली जाती तो इमरजेंसी लगाने का जो फैसला हुआ था ना, इमरजेंसी के फैसले के लिए प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से आग्रह करके कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ही जारी कर देती। लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कोई लॉ तो है नहीं, और अगर लॉ भी है तो कल को इस पे न्यायपालिका प्रश्न चिन्ह उठा सकती है। इसलिए उन्होंने एक संशोधन भी करा था संविधान में कि इमरजेंसी 38वें संविधान संशोधन के तहत कभी न्यायालय भी नहीं जाएगी। उन्होंने भी रिट से बचने का प्रयास करा था। अभी दिखाता हूँ, लेकिन ये चीज बहुत कम लोग जानते हैं। बैठो, आप जरा इस लाइन को पढ़ लो, ठीक है? ये पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एक बार इस चीज को पढ़ लो। बैठ जाओ मेरे, एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लो। ये बुक से लेके आया हूँ, देखो तुम्हें इसमें समझ में ज्यादा आ रहा है या मैंने टाइमलाइन जो बनाई है वो ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है? बैठ जाओ, नहीं हो तो उसको नीचे रख दो सामान को, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो। पढ़ो। रिट की उत्पत्ति अंग्रेजी न्यायिक प्रणाली से ली जा सकती है। अंग्रेजी लोक अदालतों, मूट कहते थे, से आम कानून अदालतों के विकास के साथ बनाई गई थी। रिट के कानून की उत्पत्ति किस देश में हुई? इंग्लैंड की किंग्स बेंच, यानी किंग जारी करते थे, ठीक है, हुई है। राजा को परिषद में प्रस्तुत याचिका पर रिट जारी किए जाते थे या किया करते थे। उन्हें शाही आदेश माना जाता था। रिट राजा के नाम से जारी एक लिखित आदेश है जो बाद की कार्रवाई के लिए आधार के रूप में कार्य करते थे। अब ये लैंग्वेज जिसे नहीं समझ आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो चार्ट समझ आ गया, देन यू कैन सिंपली राइट इट डाउन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? एक एक बच्चे को बताओ। मूट का मतलब ये होता है जो कोर्ट जैसा होता है लेकिन एक्चुअल कोर्ट नहीं, जिनमें राजा बैठे, ठीक है? मूट कोर्ट ये लोग जानते हैं, लॉ वाले, है ना? मूट कोर्ट सेशन। कोई दिक्कत? अब भारत में याद रखना, रिट का कंसेप्ट समझने से पहले आपको दो चीजें और समझनी होंगी। वो चीज समझ लो कि रिट का मतलब क्या है। रिट का मतलब सर सीधी सीधी बात ये है कि क्या होगा, ये एक आदेश होगा, लेकिन ये आदेश भारत में किस पर निर्भर होगा? सर विधि पर होगा। और जब विधि पर निर्भर होगा तो इसकी व्याख्या कौन करेगा? तो इसकी व्याख्या करेगी सर जुडिशरी, न्यायपालिका। सर जुडिशरी इन रिट्स को खत्म कर सकती है? नहीं, खत्म करने की शक्ति किसके पास में है? संसद के पास। ये बात ध्यान रखना कि न्यायपालिका सिर्फ और सिर्फ संविधान की अनुच्छेदों को पढ़ के व्याख्या करती है। यही काम होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसे कहते हैं फाइनल इंटरप्रिटेटर, यानी अंतिम व्याख्याकर्ता। कभी सुप्रीम कोर्ट नियम नहीं बनाता। अगर तुम कहीं अखबार में पढ़ लो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मोटरसाइकिल में परमानेंट बत्ती जलने का अधिनियम, नहीं। वो सरकार को कहेगी एक्सीडेंट कम करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, कोई विधि बनाओ, तो सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन लाएगी और मोटरसाइकिलों के इंजन को कर देगी BS6। अब आई बात समझ? ये लॉजिक है, ये साइंस है, इस साइंस को समझो। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना की गई थी वो केवल विधि का व्याख्या करने के लिए की गई। बिल्कुल। आप बढ़ते कार्य उसकी वजह से अपीलीय भी बन गई है। अपीलीय भी बन गई है, और ये आज का टॉपिक भी आज हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म से जुडिशियल ओवररीच। गुड, ठीक है? कोई डाउट किसी को? तो बाबा साहब ने रिट की जो शक्ति है बेटा, इस रिट की शक्ति को बचा के रखा सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास, ठीक है? और भारत में कितने प्रकार की रिट है जरा बताओ? वेरी गुड। अब एक एक करके उस रिट का नाम अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में लिखेंगे। वेरी गुड। पहली रिट लिखो हबियस कॉर्पस। सर ये कौन सी अंग्रेजी है? सर CBSE की भी अंग्रेजी नहीं है, ये इंग्लैंड से उठाया हुआ डिट्टो वही रिट का शब्द है जो बोला जाता था। हबियस मतलब हमें लाओ, कॉर्पस मतलब पता है क्या होता है? आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपकी संपत्ति, इसे कॉर्पस कहते हैं, ठीक है? तो बेटा याद रखना, इसका मतलब है कि हमें बॉडी दो। ये जो रिट है इसका रिट हम लोग यूज पढ़ेंगे, लिखो, इसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी प्रत्यक्ष रूप से बंदे को या बंदी को सामने लेके आओ, या बंदा और बंदी मतलब मानव समझना दोस्तों, ठीक है? पता नहीं तुम लोग जरा देर में चले जाओगे दिल्ली, सर बाहर तो सर और कोई मतलब होता है सर, ठीक है? पहला लिखा आपने, गुड। अगला लिखो, अगला बताओ, मंडमूस। यही नाम है भैया, मंडमूस। नाम ही ऐसा, इसको कई बार कहते हैं मेंडमस, ठीक है? मंडमुस पढ़ा जाता है इसे। मैंने भाई गूगल पे ये सब वर्ड डाल के, जो वो स्पीकर से बोलता है ना, तो उसमें स्पीकर से बटन दबाया, बोली मेंडमुस। मैंने कहा वाह, तो अंग्रेज बना छोड़ी मुझे। तो बेटा इसमें मेंडमुस था, और इसका मतलब होता है परम आदेश। चाहे परमादेश लिख दो चाहे परम आदेश लिख दो, एक ही बात होती है।
ये सारी रिटों को भी अच्छे से ओपन करूंगा मैं, तुम्हें समझ आएगा कि ये रिटें कहना क्या चाहती है, बड़ा मजा आएगा। तीसरी रिट लिख लो, प्रोहिबिशियो। मैंने कहा ना ये अंग्रेजी इंग्लैंड वाली है, इसे कहते हैं प्रतिषेध, ठीक। उसके बाद चौथी लिख लो, सर्शियोरारी। सर नाम है राधे मुरारी, ठीक। उत्प्रेषण। उसके बाद अंतिम पांचवी वाली आएगी क्यो वारंटो। बेटा सबके नाम अलग ही भाषा में हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है अधिकार पृच्छा। सर बोर्ड गंदा हो गया, दूसरी राइटिंग में लिख दो। लो बेटा तुम्हारा काम आसान कर दे रहा हूं मैं, उतार लो। सर चार्ट बनवा के लाते हो सर, फिर दिखाते क्यों नहीं हो सर? ये ले ये लो बेटा, जो ये लिखा हुआ है डिट्टो अपनी कॉपी में चार्ट बना लो, इससे तुम्हारे सारे एमसीक्यू हो जाएंगे। कई बार पूछा जाता है ये किस रिट में लिखा है, हैव द बॉडी, तो ये हबियस कॉर्पस में है। सर किसमें लिखा है, वी कमांड मंडमुस में, सर्शियोरारी बी सर्टिफाई, प्रोहिबिशियो बी स्टॉप, क्यो वारंटो बी आस्क। मैं सब बताऊंगा, लिख लो चार्ट बनाओ। अपने हाथों से चार्ट बनाए स्वयं, मेंस में कहीं पे विकल्प में ये नहीं होगा, और ये याद करनी है। हिंदी वाली याद कर लें, अंग्रेजी वाले दोनों याद कर लें। एक बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। और सबसे लास्ट में कॉलम लिखा है किसके विरुद्ध रिटें लागू कराई जा सकती हैं, किसके विरुद्ध। ये बना लो चार्ट, ये बना लिया तुमने, बनाओ। ये रिटें पांचों प्रकार की कहां दी गई है सर? रिट्स के बारे में संविधान में स्पेशली कहीं एक भी अक्षर नहीं लिखा है, तुम्हें जान के ताज्जुब होगा। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर दे दी गई है कि तुम किसी भी आदेश का पालन कराने के लिए रिट जारी कर सकते हो। बेटा इनको आप कह सकते हो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, यानी जो संविधान में ना होते हुए भी संवैधानिक दिखता है दूर दूर से, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, ECA। बनाओ चार्ट, लिखो। पहले चार्ट दे देते थे, अब नहीं है, बनाओ, हाथ से लिखो तभी सीखो। मान लो कोई अधिकारी आकर पूछा, बोले रिटे पढ़ा रहे, अच्छा बताओ 5 प्रकार की। बच्चे कह रहे क्यों ही तो सर्दियों मारी कोटस, अधिकारी का नाम पढ़ना। हाँ बोले ऐसे तो बचपन में बच्चे से माचिस की डिब्बी जी पकड़ के बोल ये चलन और मैं एक ही गांव के हैं ना, लमसम हरकतों से क्यों नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो गांव ही नहीं, तुम सामने देखो, तुम तो ब्रिटिशर्स है तुम्हारा गांव। चलो कोई बात नहीं, एंग्लो इंडियन। चलो लिखो, देखो बेटा सब कुछ लिखो इसमें डिटेल। ये चार्ट बनाओ। ये चार्ट अगर आपको बनाना याद हो गया तो समझ जाना कि आपके 4-5 एमसीक्यू सही हो गए लोअर एग्जाम में, पीसीएस में, और यूपीएससी में भी यही लिख देता है पी कमांड, बी सर्टिफाई, बी स्टॉप, बी आस्क। ये जरूरी है बनाना। आप में से इंग्लिश के टीचर कोई भी होंगे तो आपने देखा होगा वो पूरी टेबल बनाते हैं, सिंपल, प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट प्लस वर्ब, वो भी ऐसी टेबल खूब बनाते हैं इंग्लिश के टीचर। पढ़े इंग्लिश तो पढ़े होगे सर, हम यूपी बोर्ड से सर, उसमें भी इंग्लिश का पूरा ग्रामर वाला पाठ्यक्रम होता है, क्या मत देना, यूपी बोर्ड में नहीं होता। और ग्रामर भी अच्छी पढ़ाई जाती है यूपी बोर्ड में, नहीं पढ़ाया था, ग्रामर अच्छी पढ़ाते हैं। सीबीएसई में ग्रामर बहुत अच्छी नहीं पढ़ाते, वहाँ के बच्चों को इंग्लिश इसलिए आ जाती है, माहौल में इंग्लिश बोलते हैं ना डेली। आप लोगों को हिंदी आ जाती है, हिंदी साहित्य, हाँ बहुत बढ़िया, यही लिखा है, सही बात। सरल कह रहे हैं भाई इंग्लिश इसलिए बोली जाती है, वो कोएड होता है, उसमें लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं, हमारा सिर्फ लड़कों वाला। इससे क्या मतलब? मैं समझ रहा हूँ, बात करने से बात बढ़ती है, इंग्लिश से ज्यादा अच्छा ड्रॉप पड़ता है। चलो भाई अब शुरू करें। रेट लिख ली सारी? क्यों? अब जल्दी लिखो इसको, जल्दी लिखो, जल्दी नोट करो, फिर आगे बढ़े। रेट वाली पूरी टाइमलाइन अरुण तुमने मिस कर दी है, स्मृति से कॉपी कर लेना, ठीक है? इंग्लैंड की कोड वाली, हाँ लिखा, दिखाओ कॉपी, दिखाओ, गुड। इतनी देर में एक बार नजर भी डाल लो, उसमें याद कर लो क्या चीज किसके लिए बनी है। फोल्ड वाली सिर्फ 2 है जो लोअर फोर्ट पे प्रैक्टिस होती है, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशियो, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशियो। अभी इनका प्रैक्टिकल बताऊंगा। कई बार ऐसा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेट डाली है मैंने,
कि नीचे वाला कोड सुन ही नहीं रहा, फिर मजा आता है स्टे लगवाते हैं। हाँ लिखो लिखो, लिख लिया बाकी बच्चों ने? तो पहली हेडिंग अलग से डाल लो। पहली रिट का नाम है हबियस कॉर्पस। हबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं, उसके लिए क्लास में 2 बच्चे चाहिए, एक कौशल हो गया, एक विशाल, दोनों को ले लेते हैं। ठीक, चलो क्लास के स्टूडेंट है बेटा, देखो अब ध्यान से समझना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब समझो। एक दिन विशाल बेचारा आराम से रोड पे घूम रहा था, देखते ही देखते पता नहीं उसे क्या विचार हुआ कि वो नेहरू पार्क में कूद पड़ा और नेहरू पार्क में चला गया। पुलिस की रेड पड़ी, पुलिस ने उस रेड के दौरान विशाल को देखा, पुलिस को लगा ये भी वही कर रहा है जो और लोग आज के जमाने के कर रहे हैं। उसने बाकी लोग तो भाग गए, बेचारा विशाल पकड़ा गया। पुलिस ने विशाल को पकड़ा और विशाल को पकड़ने के बाद में, जबकि विशाल कह रहा है कि सर मैं तो यहाँ अकेले बैठा था, ये देखो मेरा लैपटॉप, मैं तो यहाँ पे एमसीक्यू लगा रहा था फंडामेंटल राइट्स के, मेरा एग्जाम है सर, आप मुझे क्यों उठा रहे हो? लेकिन विशाल की पुलिस ने एक ना सुनी और उठा करके विशाल को बंद कर दिया। ठीक है, ये रहे विशाल। अब समझना ध्यान से बेटा, ना तो यहाँ पर पुलिस के पास में विशाल को किसी वारंट के तहत अरेस्ट किया गया, ना तो उचित कारण बताया गया। विशाल बार बार कह भी रहा था मुझे छोड़ दो, तब भी नहीं छोड़ा गया। ऐसी कंडीशन में विशाल तो जेल के अंदर पहुंच गया। अब क्या हुआ, विशाल के पड़ोसी हैं कौशल। जब कौशल को पता चला कि आज विकास शाम तक घर नहीं आया, तो कौशल तुरंत ही नजदीकी पुलिस चौकी पे गया और बोले इसको रिलीज करो। तो भैया मना कर दिया, क्योंकि पुलिस इतनी आसानी से कहाँ छोड़ती है। पुलिस ने कहा गांधी जी है तुम पे, बोले ना सर नए वाले नोट है, बोले तो बिल्कुल जाओ। तो पुलिस ने इन्हें मना कर दिया। अब पुलिस से इन्होंने एक बात कही, बोले ये बताइए आपने किस आदेश के प्रति अरेस्ट करा? बोले हमारी मर्जी। तो बेटा ये क्या कर सकते हैं, ऐसे में ये तुरंत जा सकते हैं कोर्ट में। पर सर कोर्ट जाने का टाइम ना हो तो बेटा वकील बड़े चालाक होते हैं, वो तुरंत ही एक एप्लीकेशन करवाते हैं कोर्ट को, मेल या व्हाट्सएप, ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। उसके बाद तुरंत जाते हैं नजदीकी कप्तान या डीएम के पास और कहते हैं कप्तान साहब, पुलिस वाले ने इस व्यक्ति को बिना किसी कारण के कस्टडी में रख रखा है और इस व्यक्ति की जो कस्टडी है वो आर्टिकल 21 के तहत दैहिक जीवन का हनन हो रहा है, उसकी बॉडी को उठा के नहीं रख सकते बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के। इसी को कहते हैं हबियस कॉर्पस। पूरी सिर्फ एकमात्र यही रिट है 5 रिट में से जो आपके बिहाफ पर मैं जारी करवा सकता हूँ। जावेद अगर पकड़े जाएं तो इनके बिहाफ पर मैं न्यायालय जा सकता हूँ, बाकी की सारी रिटों में ये छूट प्रदान नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी रिट हो, उसमें आपको ही जाना पड़ेगा जो पीड़िता है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी रिट है इसमें पीड़ित कोई और है और उसे बाहर निकालने के लिए मदद कोई और ला सकता है। समझ गए बात को? तो हबियस कॉर्पस किस पे लागू होती है सर? हबियस कॉर्पस व्यक्ति की स्वतंत्रता पर। फिर कृष्णपाल का सवाल आया, सर क्या सिर्फ हम ये पुलिस के प्रति यूज कर सकते हैं? तो भैया अगला उदाहरण देख लो। अगले उदाहरण के अंदर उठा के ले गया तुम्हें, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर तो देखी है ना। तो अगले एग्जांपल में करण पार्क में बैठे थे, करण को भैया एक गुंडा उठा के ले गया, गूंड, ठीक है, गुंडा। तो उसके बाद करण जो है वो गुंडे की कस्टडी में है। अब ये गुंडा भले इनको उठा के ले गया, लेकिन इनका अनुच्छेद 21 तो वायलेट हो ही रहा है। तब भी ये डीएम, पुलिस, कप्तान किसी के पास भी जा सकते हैं कि हमारे उस व्यक्ति को फला आदमी ने पकड़ के रखा है। तो गोल्डन पॉइंट, ये सिर्फ सरकार के विरुद्ध नहीं, निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी प्रयोग किया जा सकता है। बात आई समझ में या नहीं? दोनों एग्जांपल समझ गए? इस फोटो में भैया मिथुन हमारे प्राइवेट व्यक्ति, सरकारी नौकरी पे तो नहीं, इससे पीछे वाला पुलिस वाला था जो कि सरकारी था। कोई भी व्यक्ति आपको उठा करके, चाहे फिर वो सलमान खान की तेरे नाम पिक्चर हो जिसमें वो ले गए थे उठा करके, ठीक है ना, क्या था वो तो सही था। ऐसी कोई चीज प्रमोट नहीं करी जाती यहाँ, समझ गए? गलत था। तो बेटा ये याद रखना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध मूव करी जा सकती है। आपके पड़ोसी को दूसरा पड़ोसी उठा के ले जाए तो दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, आप पहुंच जाओ कप्तान के आगे, भैया वो उठा के ले गए, भैया नहीं आए सुबह से, तब भी आपको इसमें सहायता प्रदान करी जाएगी। ये बात समझ गए? अब आओ तुम्हें पढ़वाता हूं मैं इंदिरा गांधी जी का इसमें सबसे बढ़िया दिमाग पकड़ो। केस का नाम डालो भैया, पहले तो इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण लिखो। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। सर ये क्यों पढ़ा रहे सर? बताता हूँ। इंदिरा गांधी जी अच्छा खासा राज्यसभा से सीट जीतती थी और देश की पीएम बनी रहती थी। पता नहीं उन्हें किसने राय दे दी कि मैडम रायबरेली से लड़ लो और मैडम रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़नी।
और पता है उनके खिलाफ कौन खड़े हुए थे? उनके खिलाफ खड़े हुए थे भैया कौन थे? राजनारायण थे कि जयप्रकाश नारायण थे? गुड, जेपी नारायण लिखो। उनके अगेंस्ट में थे जयप्रकाश नारायण। बेटा जयप्रकाश नारायण को भी लोक नायक कहते थे। ही वॉज ऑल्सो वेरी पॉपुलर लीडर ऑफ बिहार, और ये मैडम के विरुद्ध में खड़े हुए थे। समस्या इस बात की आ गई कि मैडम पूर्व पीएम तो रही थी और उस समय भी पीएम थी, तो आरोप लगे कि मैडम ने अपने ऑफिस का यानी अपने प्राइम मिनिस्टर पद का दुरुपयोग करते हुए ये चुनाव जीत लिए। जब मैडम ने ये चुनाव जीत लिए तो उसके बाद बेटा जयप्रकाश नारायण कहाँ चले गए? ठीक है, ये चले गए इलाहाबाद कोर्ट में। आपको पता है कि आर्टिकल 71 के तहत चैलेंज कर सकते हो राष्ट्रपति के चुनाव, लेकिन ऐसे ही करके हाई कोर्ट के पास भी शक्तियां होती हैं कि वो मौलिक अधिकार प्लस चुनाव की कोई भी याचिका सुन सकता है नतीजे आने के बाद में। तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। बेटा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि मैडम इंदिरा गांधी जी, आपने गलती से चुनाव जीता है। आज से हम आप पे 6 साल का प्रतिबंध लगाते हैं और आपको 15 दिन के अंदर अपना पीएम पद से रिजाइन करना पड़ेगा। बेटा मैडम के सामने तो पूरी दुनिया ही लुट गई। सोच के देखो, देश की प्रधानमंत्री, और कितनी बेइज्जती फील होगी। 6 साल का बैन लग जाएगा। और उस समय जो जज साहब थे, वो जज साहब का नाम था जगमोहन सिन्हा। जगमोहन सिन्हा। बेटा जगमोहन सिन्हा को इसकी कीमत तो चुकानी पड़ी। इलाहाबाद में रहते थे, इनके बेटे फिर कभी जज नहीं बन पाए। यानी कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हो। अभी और एक चीज समझाता हूं, देखना। तो इंदिरा गांधी जी ने इस फैसले के पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ अपील करी। कहा जाता है कि अपील में भी कोई खास उन्हें मदद नहीं मिली। बेटा मैडम ने, क्योंकि अगले दिन उनका टेन्योर एक्सपायर हो रहा था, उन्होंने 25 जून की रात 2 बजे बेटा फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, उन्हें फोन करके रात में आदेश जारी करने का ऑर्डर दिया, और उन्होंने कर दिया। उस समय तक राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे, ये ध्यान रखना, उस समय तक राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे। तब भी फखरुद्दीन अली साहब ने कहा कि मैडम आपने बाकी सबसे बात कर ली। तो इंदिरा गांधी जी ने झूठ बोला था कि मैंने ये बात पूरे मंत्रिमंडल से डिस्कस कर ली है, आपको मैं सुबह ऑफिस खुलते ही चिट्ठी भिजवा दूंगी। तो बेटा हुआ ये इसका नतीजा कि फखरुद्दीन अली साहब ने रात में क्या लगा दी? इमरजेंसी। और जैसे ही इमरजेंसी लागू हुई, उसके साथ में लागू हो गया अनुच्छेद 359 का 1। सर ये क्या होता है? इसका मतलब जब भी देश में आपातकाल लगेगा, मुबारक हो, तुम्हारा कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं काम करेगा। इसका मतलब समझ रहे हो? फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा। सर उसने ऐसा क्यों करा होगा? बेटा जैसे ही ये आर्टिकल लगा, तुम्हारा आर्टिकल 21 हो, 19 हो, सब खत्म हो गए। और मुबारक हो, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, शिवकांत शुक्ला, सबके सब पहुंच गए जेल। ये हुआ, सबको उठा के जेल में डालना शुरू कर दिया मैडम ने, क्योंकि जो भी मैडम के खिलाफ बोलता उसको डाल देते जेल में। लेकिन इस केस में एक समस्या आ गई। वो समस्या ये आ गई कि कुछ लीडर थे, वो भी ज्यादातर लीडर्स लॉयर्स पढ़े लिखे थे। बेटा वो हाई कोर्ट चले गए और वहां जाके बोले कि हाई कोर्ट 359 तो लागू है, लेकिन तुम पे 226 है, जिसके तहत तुम क्या प्रैक्टिस कर सकते हो? रिट जारी कर सकते हो। तो हम तुमसे रिट मांगने आए हैं कि हमारे मित्र को बिना बात के जेल में डाल दिया है, कृपया करके जारी कर दो हबियस कॉर्पस। अब समझे रिट कहां कैसे प्रयोग हो रही है? दिमाग लगा रहे हो? हबियस कॉर्पस की रिट किसे निकालने की बात कर रही है? इतनी बड़ी रिट। तो बेटा हुआ ये कि हाई कोर्ट ने भी ऐसा काम कर दिया। हाई कोर्ट बोला यस, मैं हबियस कॉर्पस का पालन करूंगा, सबको बाहर कर दूंगा। लेकिन बेटा मैडम कहां मानने वाली थी? मैडम ने दोबारा जेल में डाल दिया सबको। फिर से समझना, मैडम ने फिर से जेल में अरेस्ट कर दिया सबको। ये रहे अटल बिहारी वाजपेयी, ये रहे मोरारजी देसाई। जब जब ये बाहर आते, मैडम जेल में डाल देती, ये बाहर, फिर से मैडम जेल के अंदर, ये बाहर, फिर से मैडम जेल के अंदर। तो बेटा याद रखना, प्रश्न बनता है कि हबियस कॉर्पस की रिट एक ही व्यक्ति पर कितनी बार लागू करी जा सकती है? बाकी सारी रिटें एक बार, लेकिन हबियस कॉर्पस की रिट बार बार। बात आई समझ में या नहीं? बात आई समझ में या नहीं? एक मात्र ऐसी रिट है कि आज अगर माधुरी को कोई पुलिस वाला उठा के ले गया तो छुड़वाया, फिर कल उठा के ले गया बिलावाद के, फिर छुड़वाएंगे, परसों ले गया, फिर छुड़वाएंगे। सर मुझे तो लग रहा है माधुरी को छुड़वाने में व्यस्त हो। नहीं बेटा, ये उदाहरण। बात आई समझ में कि नहीं? बात आई समझ में कि नहीं? बताओ। अब सुनो इंटरेस्टिंग पॉइंट।
हबियस कॉर्पस के बारे में दो चीजें तो तुम समझ गए, एक तो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पे डाल सकता है, एक तो पुनः डाल सकता है, इस पे बार बार डाल सकता है। तीसरी बात क्या थी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, क्यों? क्योंकि बेटा एक व्यक्ति था शिवकांत शुक्ला, ठीक है, उसको किसने उठा लिया था? एडीएम जबलपुर में, एडीएम जबलपुर में। ये वही आपातकाल के दौरान की बात थी। तो बेटा शिवकांत शुक्ला को बड़ा गुस्सा आया, बोले ठीक है तुमने मुझे उठा लिया, लेकिन ये बार बार हाई कोर्ट के पास जाऊंगा, हाई कोर्ट छोड़ देगा, मैडम फिर से डाल देंगी, तो अब मैं सीधे अपने कदम लेके चलता हूं हाई कोर्ट से ऊपर के न्यायालय पे, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या करा, ये जान के तुम्हें थोड़ा दुख तो होगा, लेकिन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा। बेटा सुप्रीम कोर्ट के पास इस केस में आया कि आर्टिकल 359 का एक बड़ा या रिट इशू करने की हाई कोर्ट की शक्ति बढ़ी। क्या ये जो मैडम ने आपातकाल जारी करा, उस आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट सारे खत्म हो सकते हैं कि फंडामेंटल राइट बचाए जा सकते हैं? क्या किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या करी जा सकती है? आर्बिट्ररीनेस। आर्बिट्ररीनेस का मतलब समझा, इसे कहते हैं अराजकता, इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं तानाशाही, डेस्पोटिज्म। क्या किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता? बेटा ऐसे ही क्वेश्चंस को लॉ की भाषा में कहते हैं इश्यूज। क्या कहते हैं? इश्यूज। जो न्यायालय में बहस होती है ना, उसमें एक वकील अभिषेक मिश्रा होंगे उस तरफ, एक वकील होंगे भैया करण इस तरफ या आयशा इस तरफ। दोनों वकील इस पे बात करेंगे कि क्यों नहीं लागू करा जा सकता, दूसरा वकील कहेगा लागू करा जा सकता है। अब इन दोनों की बहस में बेटा देश के साथ में क्या हुआ ये तुम खुद ही देख लो। देश के साथ में ये हुआ बेटा, हाँ ये रहा, 5 जजों की बेंच बनी थी। कितने जज थे? 5। वर्तमान चीफ जस्टिस के पापा वाई.बी. चंद्रचूड़, एच.आर. खन्ना, एम.एच. बेग, पी.एन. भगवती, और याद करो एक व्यक्ति जिसको इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था जजिस केस में, याद आ रहा है? तो बेटा जब इंदिरा गांधी जी के ही मुख्य न्यायाधीश बैठे थे तो इस फैसले में कौन जीतेगा? सर सरकार जीतेगी। बड़ा दुख की बात है, इसमें अनुपात आया 4:1। 4 जज सरकार की तरफ थे, बेचारा एक जज था एच.आर. खन्ना, वो कह रहा था कि ये जो सरकार सबको भर के डाल रही है ना, ये गलत कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन नहीं सुनी गई। और आपको जान के ताज्जुब होगा, वाई.बी. चंद्रचूड़ जी के बेटे डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि मेरे पापा नो डाउट एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, लेकिन उस समय उनका ये फैसला गलत था, क्योंकि उस समय पे 4 जज क्या कह रहे थे कि इंदिरा गांधी इज राइट, तुम आर्टिकल 359 का प्रयोग करके इनकी आजादी छीन सकती हो। ये काला धब्बा है, सबसे वाहियात केस है, इंडिया के लोकतंत्र पर प्रहार बोला जाता है। बेटा ध्यान से समझना, इस केस के जज आगे चल के एम.एच. बेग भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। सेम प्रक्रिया उठाई गई, वरिष्ठतम जजों को नीचे कर दिया गया, नीचे वालों को ऊपर करके इन्हें भी बना दिया गया। लेकिन एक चीज समझना, कहते नहीं ना कि हर अंधकार के बाद रोशनी आती है। बेटा अभी हाल ही में 2017 में आधार केस हुआ था, के.एस. पुट्टास्वामी केस में तुम्हें सबने सब पढ़ाया होगा, तुमने भी पढ़ा होगा। आर्टिकल 21 आ गया, आधार कार्ड बन गया, लेकिन ये तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा कि इस केस में 1976 का एडीएम जबलपुर केस निरस्त कर दिया गया, वरना भारत में एडीएम जबलपुर केस के नाम पर 2017 से पहले भी मीसा एक्ट जैसे खतरनाक कानूनों की वजह से जेल में डाला जाता था। तो ये याद रखना कि 2017 के के.एस. पुट्टास्वामी आधार केस में, बड़ा बहुचर्चित केस है आधार केस, जिसने नहीं पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। इस केस में एडीएम जबलपुर केस को खत्म कर दिया गया। ये होता है रिट पढ़ने का तरीका। हबियस कॉर्पस किसी को पकड़ो कोई और डाल सकता है, कितनी भी बार डाल सकता है। ये किस चीज के प्रति होती है? सरकार की अराजकता के प्रति, किसी व्यक्ति की अराजकता के प्रति। और इससे सुप्रीम कोर्ट क्या मांगता है, हाई कोर्ट क्या मांगता है? यू मे हैव द बॉडी, तो बॉडी को वापस करो, जिसको रखने का तुम्हें अधिकार नहीं है। ठीक है बेटा, इसी के तहत हम कभी कभी मांग सकते हैं मृत बॉडी भी। पोस्टमार्टम वाले नहीं देते हैं ना, तो जाते हो डीएम से शिकायत करने, तो डीएम समझ जाता है ये रिट ले आएगा, क्योंकि हम उस बॉडी का सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। और सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी अनुच्छेद 21 में आता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड प्राइड, टू आल्सो डाई विद डिग्निटी एंड प्राइड। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? बताओ। लॉयर से पढ़ने का यही फायदा। बेटा तुम नहीं आई हो, आदत डाल लो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे।
ठीक है। चलो एक, अब इसमें कोई डाउट हो हबियस कॉर्पस में तो आप पूछ सकते हो। बेटा बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो याचिका होती है, जो रिट होती है, वो बार बार मूव करी जा सकती है, और इसीलिए मैंने उस डिब्बे में लिखवाया है स्टेट के प्रति। स्टेट का मतलब अगर न्यायपालिका भी गलत हो जाए, छोटे कोर्ट भी आपको गलत ढंग से बेल ना दे रहे हो, पकड़ के रखें, तो बड़े कोर्ट से जाके छोटे कोर्ट के विरुद्ध भी ला सकते हो। आपने देखा होगा कि हम छोटे कोर्ट के प्रति चले जाते हैं, बड़े कोर्ट में वहां से स्टे ले आते हैं, बेल ले आते हैं, सब क्या है, इसको बढ़े आगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत? बेटा ये लो। उसके बाद में आपको 2-3 चीजें और बता दूं। मीसा एक्ट को खत्म कर दिया गया, जिसके तहत अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, वो था आंतरिक सुरक्षा, ठीक है, अधिनियम 1971। इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी, इसको मोरारजी देसाई सरकार ने खत्म कर दिया। आज की डेट में मीसा एक्ट नहीं है। हाँ चलो, दोनों में अंतर है, स्टेडी रिट का ही बात। ठीक। दूसरी बात बेटा ये देखो, इंदिरा गांधी जी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। इंदिरा गांधी जी के आपातकाल को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ले गए? क्योंकि उन्होंने 38वां संविधान संशोधन पहले ही कर दिया था। जिस तरीके से 42वां जरूरी है, अपनी कॉपी में लिखना 38वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के लिए नहीं ले जाया जा सकता। क्या गजब दिमाग था। हाँ बताओ कुछ। हाँ पूछिए। जैसे इंदिरा गांधी चुनाव जो हुआ था हाईकोर्ट ले गया, अभी चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ था मेयर का, वो हम ना ही हाईकोर्ट ले गए थे, ना ही सुप्रीम कोर्ट ले गए थे, क्या हुआ? उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो गवर्नमेंट के प्रति आवाज उठाने के मामले में कोई भी तंत्र या कोई भी वकील या कोई भी प्लीडर लागू नहीं हुआ, सबसे पहली बात। और दूसरा एक और तरीका भी है, उस पर स्यू मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ले भी चुका था, जब तक कि उस मामले को आगे ले जाया जाता। और तीसरा दृष्टिकोण यह है कि मेयर इलेक्शंस और इसमें कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता। स्थानीय चुनाव है ना, स्थानीय वो नहीं होता। जो आप पॉइंट सुनना चाह रहे थे वो यही है कि बेटा जो भी मेयर और जो भी लोकल पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो बार्ड होते हैं ज्यूरिसडिक्शन से। उसमें जो अंतिम फैसला होता है वो फैसला वहीं के एग्जीक्यूटिव स्टेट के चुनाव के आयोग का होता है, उसी का होता है। और उसने क्या कह दिया कि ऐसी कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है। बाद में स्यू मोटो कॉग्निजेंस होके कोर्ट ने भी आदेश दिए कि इसकी जांच इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ठीक है, चलो भाई बच्चों अगला लिखिए। तो 44 में संविधान संशोधन में एक चीज और डाल दी गई, आज के बाद तुम्हारे सारे मौलिक अधिकार छीन लिए जाए, नो टेंशन, अभी भी छीन लिए जाते हैं, लेकिन 44 में संविधान संशोधन में अनुच्छेद 359 में प्रोटेक्ट कर लिया गया आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। एक किसकी सुरक्षा देता है 20 कि बिना कानून के अरेस्ट नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति को एक ही सजा के लिए दोबारा अरेस्ट नहीं कर सकते, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते अगर आपने कोई हत्या भी करी है, और 21 आपको देता है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। याद आया 359 में क्यों डाला गया? क्योंकि मैडम ने 359 अनुच्छेद की धज्जियां उड़ा दी। और मैडम अभी कुछ और साल रह जाती ना तो मोदी जी उंगली पकड़ के घूमते, मैडम मैडम ये राजनीति कैसे बदलेंगे मुझे भी सिखाओ। बेटा उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। अगर तुम लोग देश के पीएम को तानाशाह कहते हो तो तुम्हें जानना चाहिए कि वो कुछ भी नहीं है, 0.1% स्केल पे रखोगे उन्हें। मैडम बॉस मैडम नसबंदी करा दी थी लोगों की, सरकारी नौकरी या नसबंदी। अब आओ अगली भी योजना तो बहुत छोटी चीज। अब गलत या सही तो छोड़ो, फिर भी लोग सपोर्ट करते हैं इंदिरा वॉज राइट। तो एक कहावत ऐसी नहीं चलती थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये ऐसे ही थोड़ी ना कहते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि वर्तमान की तानाशाही करना उसकी आलोचना करनी चाहिए, 100% अभी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूँ 100% गलत है। और देश में मोरारजी देसाई की भी अवहेलना हुई, नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू के प्रति भी आया, हर सरकार के प्रति आया। दुनिया में जब भी कोई पीएम बनेगा तो तैयार हो जाए, अवहेलना तो सहनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तुम्हारी रणनीति कैसे ठीक हो सकती है? तो अपने तानाशाही अगर देश के विकास की ओर अग्रसर है तो बुराई नहीं है तानाशाही। मैं आपकी बात से इस बात पे देखते हैं, चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है सर, इतना डेवलप्ड कंट्री है कि वहाँ पर वहाँ के लोगों का जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सारे देश यूज कर रहे हैं। बताओ भाई कृष्ण, सब उसके आगे झुक रहे हैं, तो क्या बुराई है अगर हमारा देश भी अगर तानाशाही की ओर बढ़ रहा है? बताओ भाई कृष्णपाल जी, इसका उत्तर कृष्णपाल जी, मेरे पास तो इसका आंसर है। भारतीय संविधान में आर्टिकल लिख के सीधा कहता है गणतंत्र को जीवन जीने का अधिकार, इसका सीधा हमने। तानाशाही का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर किसी की गरिमा छीनी जा रही है। तानाशाही का मतलब सीधा ये होता है किसी भी अराजक व्यक्ति के द्वारा, अधिकारवादी अधिनायक व्यक्ति के द्वारा अराजक शक्ति क्या होता है? मौलिक अधिकारों का
वेरी गुड। सो नाउ नेक्स्ट रिट तुम दोनों की बहस के साथ ही मैं रोकता हूं बिकॉज इट्स माय परम आदेश। समझ गए? ये है एग्जांपल क्लासिकल, मुझे यही बताना था। अब चलो, तुम लोगों के दोनों के जो तर्क हैं वो बड़े फैक्चुअल हैं और बड़े अच्छे हैं। इस तर्क पर हम लोग करेंगे, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। मैं अपने पिताजी से भी केबीसी देखते समय कहता हूँ, पिताजी 2 रोटी ज्यादा क्यों खा रहा? कहता है ये बहस का मुद्दा नहीं है, बहस का मुद्दा ये है कि अमिताभ बच्चन ने यही वाला कोट पहना था परसों। समझना बात को, ठीक है? तो बेटा ऐसी चीजें होती हैं। अगली रिट लिखो। अगली रिट में ये हुआ कि क्लास में बच्ची पढ़ती है सुमन, उसका छोटा भैया सुमन 2 है ना, समझना, छोटा भैया उसका पार्ट 2। तो भैया पार्ट 2 जो है ये आधार केंद्र पे है। आधार वाले ने ये कहा कि तुम्हारा तो बनेगा नीला आधार, क्योंकि बच्चों का नीला आधार मिलता है 1 आयु तक, ठीक? अब तो वो भी बदल गया। इनका भैया रोज आधार सेंटर पे जा रहा है, आधार वाला उसके सामने मूंगफली खाता है और भगा देता है, फिर जाता है, फिर मूंगफली खाता है, फिर भगा देता है। भैया ने कहा कि तुम सरकारी काम कर रहे हो, ये आधार बनाने के लिए तुमने सरकार से टेंडर लिया है, यानी कहीं ना कहीं तुम सरकार का हिस्सा हो और मैं चाहता हूं कि तुम ये काम करो वरना मैं शिकायत करूंगा। तो बेटा जब भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस अधिकारी लाइसेंस ना दे, जब भी तुम्हारे पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट समय पे ना मिले, जब भी बिजली के बिल की शिकायत का निस्तारण ना हो, जब भी आधार कार्ड या सरकारी दस्तावेज में समस्या आए, मुबारक हो, तुम हमेशा जारी करवा सकते हो परम आदेश की याचिका। ये पूर्ण रूप से आदेश देती है कि जो भी कार्य है उसको तत्काल प्रभाव से करा जाए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मंडमुस सर, अब भी तो क्लासेस नहीं चल रही सर, टाइम टेबल नहीं आया, डालो मंडमुस, आएगा 24 घंटे में। ठीक है बेटा, मैं तो नियम ही बता सकता हूँ, ठीक है, मेरा तो काम ही नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज, सर मान के चलिए इस समय मंडमुस एक चीज पे पढ़ सकती है। पता है आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई है, सरकार जो है, जितने भी लोग ये यूट्यूब वगैरह पर क्या करते हैं, यूट्यूब वगैरह पर आकर न्यूज पढ़ने लगते हैं कि आज देश में ऐसा हुआ, सरकार इनके लिए बिल लेके आ रही है और वो बिल इतना गोपनीय रखा गया कि वो किसी को मिला ही नहीं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बिल बनाया गया है वो हम तक पहुंचाओ, तो इसका आदेश कराने के लिए भी कोर्ट जा सकते हैं। ये भी मंडमुस में आता है। छोड़ो, अब आ जाओ भैया, मंडमुस समझ गए? ये लोग, पुलिस तुम्हारी एफआईआर ना लिखे, मंडमुस, तुम्हारी एफआईआर लिख के पैसा मांगे, मंडमुस, तुम चले गए गांव में जाने के बाद रोड नहीं बन रही तो पीडब्ल्यूडी ऑफिस गए, तुमने शिकायत करी, बोले प्रधान नहीं बना रहा, मंडमुस है। ये बेटा सिर्फ रिट और रिट आती है, लिख लेना अलग से, सरकारी कार्यालयों के लिए। सर मैं प्राइवेट कंपनी में गया, जॉनसन एंड जॉनसन, मेरी सैलरी नहीं दे रहे, मैं मंडमुस डालूंगा, कोर्ट बोलेगा भाग यहाँ से। जब तूने नौकरी करी थी तो पूछा था जॉनसन जॉनसन में जाएगा, हमारी नहीं है, वो तो आज भी भाग सकती है नीरव की तरह। तो बेटा समझो बात को, तो जॉनसन एंड जॉनसन का मतलब प्राइवेट स्थान व्यक्ति कंपनी पर लागू नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं अभ्युदय योजना का हिस्सा हूं, मैं भले ही प्राइवेट व्यक्ति हूं, परंतु मैं सरकारी उपक्रम के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे खिलाफ ये एक मंडमुस डाली जा सकती है। नोट्स बोल के नहीं डाल रहे, ठीक है, मतलब पता ठीक है। चलो सर, एक बात, मंडमुस बेटा काम होने तक वेट करना पड़ेगा। अगर आपने ये रिट मूव कर दी, जब तक कार्य ना हो जाए, समझ गए? समझ गए बात? और डिबेट का टॉपिक पहले से दूंगा, क्योंकि आधी क्लास जो है वो बकरी और भेड़ की तरह मियारे दिन में कृष्णपाल बोल रहे इधर से, वो बोल रहे उधर से, पूरी क्लास को टॉपिक आना चाहिए। वो लोग फैक्ट पे बात कर रहे हैं, पूरी क्लास करिए, हाँ चलो 5 मिनट मिल गए, ला मैसेज डाल दें व्हाट्सएप, ठीक है, समझा करो। देखो इधर, तो अब डिबेट करेंगे अगले सैटरडे को, डन? आरक्षण पे करवा देगा डिबेट, नहीं रहने दो सर, जूते चप्पल चलेंगे सूरज समझौते की तरह 1907 के। लो बेटा ये एक बार पढ़ो जल्दी। ले आए पानी? वर्मा, अभी आप तो बोल रहे थे जो नया ब्रॉडकास्टिंग बिल आ रहा है, वेरी गुड, सरकार बहुत गोपनीयता बरत रही है, बिल्कुल 100% आप जा सकते हैं कि कोई भी बिल पे चर्चा पब्लिक का कंसीडरेशन सेकंड स्टेज पे अधिकार है, बिल्कुल। और पता है इतना ज्यादा सरकार यहाँ पर गलत कर रही है, उसके पीछे वाटर मार्क लगा के दे रही है, उस पर वाटर मार्क लगा के दे रही है, तुम ले जा रहे हो डिक्लेरेशन दो, जिसको भी दिखा रहे उसको गोपनीय। आप मुझे सोचो, मुझे मार्केट के अंदर सब्जी बेचनी है, मैं सिर्फ अपने लिमिटेड ग्राहकों को ही वो बता रहा हूँ कि भैया मैं सब्जी कहाँ से लाऊंगा, कौन सी चीज आएगी, बाकी लोग जो इंतजार में बैठे हैं कल सब्जी का ठेला लगेगा, लग ही नहीं रहा। मतलब कहने का ये कि आपके YouTube चैनल पे आप जो कंटेंट देख रहे हो आप उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने जाओगे, समझ गया बात को? बेटा लिख लिया, ये न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पब्लिक प्राइवेट नहीं, पब्लिक निगम न्यायाधिकरण का मतलब होता है ट्रिब्यूनल, अनुच्छेद 323 में वर्णित होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा, मंडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। निचली अदालत या सरकार के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बस यही इसका आदेश है। अगला लिखो भैया।
ये सबसे बढ़िया रिट है, इसे एक ही बार में समझ लेते हैं। समझ लो, तुम भी बनाओ ऐसा साइकिल, ये लो, ये ऐसा आधा गोला बनाओ, बड़ा मजा आता है बनाने, इस पे तो बहुत मजा आता है। ठीक है, लिखो भैया रिट का नाम प्रतिषेध, ठीक, और इधर लिखो उत्प्रेषण, और ऊपर हेडिंग डाल लो सिर्फ कोर्ट्स, यानी सिर्फ न्यायालय। सर कैसे करके? तो सुनो ये बताता हूँ, ये चार्ट बनाओ, इस चार्ट से तुम कभी जीवन में इन दोनों रिटों में कंफ्यूज ही नहीं होंगे। गोल्डन तरीका है समझाने का। सर आप कहाँ से समझते हो? सर बेटा 5-7 साल बुढ़ापा काट लो, सब समझ जाओ, है ना, पैसा लगाओ, सब समझ जाओ। सर टाइम से आ गए आप सर, वरना आप सर बेसमेंट में लग जाते सर। है ना बेटा, मैं कुछ भी करता लेकिन कम से कम अपने फैमिली के लिए इंश्योरेंस करा के जाता है। अब तो ये समझ चुका हूँ, फिर दिल्ली तैयारी जाए हेल्थ इंश्योरेंस करा के जाना, कम से कम 10-20 करोड़ का बढ़िया वाला, 30-40 हज़ार इंश्योरेंस में से। बोले बेटा दब गया, लेकिन 10 करोड़ आ गया, क्योंकि बड़ा दुख की बात है। उसमें बच्चे मेंस दे रहे थे, बताओ मतलब क्या ही बोले, AIR 1 AIR 2 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बड़ा मतलब पेनफुल तो है ही है। अब कोचिंग्स के लिए धड़ाधड़ नोटिस जा रहा है। कल टिप्पणी करी है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि अच्छा हुआ कि इन लोगों ने पानी को समन नहीं करा कि तो बिना अनुमति के अंदर कैसे घुसा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला क्योंकि वहां की पुलिस हर चीज को समन कर रही है, जैसे जिसकी कोचिंग थी, इसकी थी, उसकी थी, लेकिन कॉज पर नहीं आ रही, जो कारण है। तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि तुम कर कौन सी विवेचना रहे हो, तुम्हारा तो बस नहीं चलता, वरना तुम पानी को समन कर दो कि तुम बिना अनुमति कैसे चले आए। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, इस मामले को CBI को सौंप दिया। पता आपको ये मैटर CBI के पास चला गया, आज सुबह के अखबार की लाइन नहीं है ना? 10 लाख रुपए देने का है, 10 लाख रुपए देने का है। चुप रहो, ऐसी बातें बताई नहीं जाती है ना। चलो भैया लिखो। तो एक दिन, ध्यान से सुनना, क्या नाम है उमेश? एक दिन उमेश जो है वो ध्यान से समझना, न्यायालय गए, न्यायालय, और न्यायालय में इन्हें मिला काला कोट पहन के एक स्मार्ट लड़का अभिषेक मिश्रा। बोले सिर्फ 25,000 लगेगा, 25,000, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो बेटा इस बच्चे ने दे दिया। वकील पैसे लेते समय तो आपको बहुत ज्ञान देंगे कि आपका केस अभी 10 मिनट में रफा दफा हो जाएगा। उसके बाद बेचारे आदरणीय उमेश को, पता है मेरे से पहली मुलाकात हुई 2024 में, अब उमेश का पोता आ रहा है मेरे से मिलने 2047 में, कह रहा है वो दादाजी 25,000 दे गए थे सर, मामला निपटा नहीं मामला। मैंने कहा बेटा न्यायपालिका है, जज ही नहीं बैठे आज, गवाही नहीं आ रहे हैं, मामला ही नहीं हुआ। तो बेटा जुडिशरी में याद रखना, यहाँ तक मामला चलता रहा और एक दिन कहीं से जाके मामले का निर्णय आ गया। लेकिन पता है इस 47-48 साल की मेहनत का दुख तब हुआ उमेश को, जब इतने साल जूते रगड़ने के बाद एक दिन कोर्ट ने बोल दिया माफ करना, ये आपका न्याय क्षेत्र है ही नहीं, आपका मामला पीलीभीत कोर्ट में बनता ही नहीं है, आपका तो क्षेत्र बरेली लगता है। बेचारा 47 साल बाद क्या करेगा, बरेली जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ऐसे में ऐसी गलती दोबारा ना हो, यहीं पर जांच हो जाए कि इसका न्याय क्षेत्र ठीक है, इसके लिए रिट डाली जाती है प्रतिषेध। ये रिट कौन डालता है? एक तुम हो, एक तुम किसी के खिलाफ केस करोगे, तो तुम दोनों लोगों की जिम्मेदारी है। और न्यायालय खुद भी स्वयं भी ये जांच कर सकता है कि ये मामला मेरे न्यायिक क्षेत्र का है भी कि नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो बेटा इस तरीके के बीच में दो रिट चलती हैं। प्रतिषेध रिट तब डाली जाती है जब न्यायिक प्रक्रिया प्रोसेस में हो। लेकिन सर अब तो जजमेंट आ गया, जब जजमेंट आ जाता है उसके बाद भी सुधार करने के लिए जो रिट डाली जाती है उसे कहते हैं उत्प्रेषण, जिसे कहते हैं सर्टियोरारी। कोई दिक्कत? एक होती है प्रोहिबिशियो, एक होती है सर्टियोरारी। जब न्यायालय में, ये सिर्फ न्यायालय तक है, जब केस डालने के बाद केस लंबे समय तक चल रहा है परंतु उसमें दिए हुए सारे तर्क गलत हैं, न्याय क्षेत्र गलत है, तो उसको ठीक कराने के लिए याचिका डलेगी प्रोहिबिशियो प्रतिषेध। लेकिन जजमेंट तो आ गया, फैसला तो आ गया, तब भी सुधारा जा सकता है, which is called to correct, to certify, which is called certiorari। कोई दिक्कत? आज मुकदमे इसलिए इतने लंबे चलते हैं क्योंकि अपने भारत में प्रावधान है कि हजारों दोषी मर जाए, एक निर्दोष छूट जाए। अब ये जो जमीन का बात है इसमें इतनी तो रिपोर्टें होती हैं। उस जमाने में लेखपाल साहब को बुलाओ, अब लेखपाल साहब जो है वो ऐसी जगह चले गए जहाँ आ ही नहीं सकते, ठीक है, जेल। तुम्हारा मुकदमा नहीं, अपने मुकदमे नहीं। इधर देखो 25,000 लेके आओ न्यायालय, ठीक, बाहर कोर्ट पहुंच जाएगा। हाँ पूछो लंबे होने के मामले कारण ये भी है कि अपने यहाँ जो है 20
20 जज हैं प्रति मिलियन। हाँ ये बात लॉजिक सही है, 5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी है। 50 जज होने चाहिए प्रति मिलियन। ये अरुण ने जो कोट करा है वो विजन की मैगजीन से अच्छा आर्टिकल कोट करा है कि भारत, इसमें सवाल भी आ चुका है कि भारत में न्यायिक मामले लंबित क्यों? क्या एसएससी जाना तुम लोग? देखो इधर नींद आ रही है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा ही होता है बेटा, ऐसा ही होता है। यही 1.5 लाख रुपए दिल्ली में लगाए होते तो अभी तुम रात में सोए भी नहीं होते, तब भी यहाँ जाग रहे थे। चलो बेटा अगली लिखो। अगली रिट है और अंतिम रिट है क्यो वारंटो। मेरी फेवरेट रिट है क्यो वारंटो। इसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा। सर कैसे? तो बताता हूँ। एक दिन लांची ने बड़ी मेहनत करके 25 साल में पेपर निकाल के बीसीएस अधिकारी की ज्वाइनिंग ले ली, ठीक है? लांसी समझ ली? तो बेटा समझना, लांसी बन गई एसडीएम। ऐसे नहीं बनी सर लांसी एसडीएम, सुनना बात। अब मैं तुम्हें इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जिसे तुम प्रैक्टिकली बड़ा अच्छे से समझोगे, ठीक है? समझना, ये रही लांसी, ठीक, ये रही लांसी की दोस्त मानसी, ठीक। दोनों बेटियों ने तैयारी शुरू करी थी, लेकिन अफसोस 32 साल की आयु निकल गई। 6 अटेम्प्ट लांसी के भी पूरे हो गए, 6 अटेम्प्ट मानसी के भी पूरे हो गए। मैं बात कर रहा हूँ आईएएस परीक्षा की, ठीक, ध्यान देना। अब ये लांची अपने घर चली गई, मानसी अपने गांव चली गई। ध्यान से समझना, बहुत एग्जाम्पल क्लासिकल है। एक दिन क्या हुआ, लांची अपने हस्बैंड के साथ 3 बच्चों के साथ बाइक पे घूम रही थी। उसको अचानक मानसी दिखी। अरे बेटा हंसने की बात क्या, जीवन है तो। एक दिन मानसी दिखी और मानसी की गाड़ी पे लिखा हुआ था आईएएस। तो तुरंत लांची मानसी के पास गई और बोली, मानसी तेरा नाम तो पूजा खेतकर भी नहीं है, तू कैसे कर गई 32 साल के बाद, 6 अटेम्प्ट के बाद? समझना बात, ठीक है? तो उसके बाद मानसी बोली चल मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ, मुझे बहुत काम है। लेकिन बेटा एक शक तो दिमाग में बैठ गया लांसी के कि ये भी जनरल, मैं भी जनरल, ये भी 32 साल, मैं भी 32 साल की थी। 6 अटेम्प्ट इसके खत्म, मेरे खत्म, कोई कोटा इस पे भी नहीं था, मेरे पास भी नहीं थी। तो बेटा लांची का भले ही कोई लेना देना नहीं है, लांची भले ही प्राइवेट व्यक्ति है, लेकिन मुबारक हो, ये मानसी के प्रति पता है क्या डालेगी? क्यों वारंटो। इसका मतलब होता है कैसे, कैसे भैया, बाय व्हाट अथॉरिटी तुम बन गए। इस रिट के तहत याद रखना, ये रिट हमेशा मूव करी जा सकती है किसी के प्रति भी। एडीएम आया, बोले तुम्हारे गांव में ललोरी खेड़ा ब्लॉक के अंदर मैं ये निस्तारण करूंगा। तो कृष्णपाल बोले जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम नहीं है, एडीएम दूसरे हैं। बोले हैं, मुझे बता रहे हो एडीएम तो एडीएम होता है, डाल दी क्यों वारंटो। फिर एडीएम साहब फोन कर रहे हैं, बेटा वो 10,000 ले लेते, लेकिन वो बेटा वापस ले लेते। तो क्यों वारंटो मतलब कि तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, हाउ यू डेयर टू एंटर इनटू दिस एरिया। पीलीभीत का डीएम बदायूं में जाकर के फैसला सुना रहा है कि आज से बदायूं में ये होगा। बोला तो भैया बदायूं का डीएम कहेगा मेरा क्या काम है भाई, और बदायूं के लोग डालेंगे क्यों वारंटो। कौन से डीएम हो तुम, कहाँ के डीएम हो भैया? तो याद रखना, जब अधिकार पर, पावर्स पर प्रश्न चिन्ह उठाना होता है तो इट इज अ रिट ऑफ क्यो वारंटो। जाओ जल्दी जाओ, ऐसे खड़े रहने से थोड़ी हो जाएगा, जाओ, ठीक है? कौन सी रिट है? अधिकार परीक्षा। अब आई बात समझ गए? एग्जाम्पल तो नहीं भूलोगे, एग्जाम्पल याद रहेगा। ये एग्जाम्पल मेंस की कॉपी मत उतारना, ये तुम्हारे लिए वास्तविकता बताने के लिए है कि एक थी लांसी मानसी। एक दिन लांसी जा रही थी, उन्होंने देखा मानसी को, लांसी आइसक्रीम खा रही थी, मानसी कुछ नहीं खा रही थी। इस बात की चुड़न लगी। बेटा ऐसी कहानियां हमारे जमाने में एक ऐसी वेबसाइट थी जो प्रतिबंध हो गई, वहां पढ़ते थे हम लोग, समझो, ठीक है? हाँ तो बेटा अब बताओ, तुम्हें 5 प्रकार की रिटों में से वापस से उस चार्ट पे आ जाओ जरा। अब उस चार्ट को देखो, तुम्हें वो चार्ट अपना अपना सा लगेगा, मतलब तुम्हें उस चार्ट को देख के लगेगा हाँ यार ये तो हमने सही पढ़ लिया सर। अब देखो पहली रिट हाबियस कॉर्पस। क्या इसको हम निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी ला सकते हैं? सर हाँ। इसको हम किसी के अगेंस्ट भी ला सकते हैं? सर हाँ। इन 5 रिटों में से ऐसी कौन सी रिट है जिसको बार बार ला सकते हैं? बताओ। हाबियस कॉर्पस। तो हाबियस कॉर्पस के सामने अपनी कॉपी में नोट कर लो, तुरंत लिख लो भैया अगेन एंड अगेन, ठीक है? लॉ वाले लिख सकते हैं नो डबल जियो पार्टी। लॉ वाले लिख सकते हैं डबल जियो पार्टी का मतलब व्हाई यू आर मूविंग द सेम एप्लीकेशन अगेन एंड अगेन, ठीक? तो नो डबल जियो पार्टी और बेटा अगेन एंड अगेन। अगली रिट पे बात कर लेते हैं मंडमूस, परम आदेश। शायरा गई
बोली मेरा लाइसेंस को 18 महीने हो चुके हैं, इस लर्निंग को बदल दो परमानेंट में। तो बोले मैडम गांधी जी को जानती हूँ, गांधी जी को। तो इन्हें लगा हाँ ये अगले दिन गांधी जी का फोटो लेके पहुंच गई। बोली ये लो चक्का लेना। तो बेटा याद रखना जरूरी नहीं होता व्यक्ति तुम्हारी हर भाषा समझ जाए। तो फिर उसने बताया कि नहीं मैं गांधी जी को बात कर रहा हूँ जिससे कुछ खरीद सकते हैं। तो बेटा कोई बात नहीं, ये समझ गए ये पैसे मांग रहे हैं और उन्होंने मैंडेमस रिट जारी करा दी, ये अपना काम टाइम से नहीं कर रहे। तो बेटा ऐसी रिट तुम जारी करा सकते हो। लेकिन सर ये रिट इतनी प्यारी लग रही है सर, ये जारी क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि बेटा इस रिट और न्यायालय के बीच में काले रंग का, काले कोट वाले रंग का एक अच्छा व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम होता है वकील। वो कहेगा लाओ रिट डालनी है, गिव मी सम मनी, गिव मी गांधी जी 25,000, गिव मी गांधी जी 35,000। तो तुम कहोगे इससे अच्छा तो 500 की पत्ती दे करके लाइसेंस ही उठा लाऊं मैं। इस वजह से भारत में तुम लोगों की वजह से, करप्शन की वजह से भारत में ज्यादातर अच्छी चीजें प्रैक्टिस नहीं हो पाती। वजह अमीर है ना। करप्शन ऐसी चीज है जो किसी दूसरे के साथ हो रहा हो या कोई दूसरा कर रहा हो तो बुरा लगता है, लेकिन खुद को चाहिए, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ आप कर सकते हैं अगर, परंतु ये है कि आप ऐसे व्यक्ति की शिकायत कर सकते हैं करप्शन की कि आपका कोई कार्य गाजियाबाद में रहा हो। ये नहीं कि कोई गाजियाबाद का अधिकारी के नाम से वहां से फोन करके यहाँ का कोई काम कराने के लिए मांग रहा हो, तब नहीं बनेगा। आपके ग्राम क्षेत्र में जो प्रधान है, जो भी तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी, यदि किसी प्रकार की आवास में पैसा लेते हो आपसे या गाँव में किसी देते हो तो उसकी शिकायत करें, हमें बताएं। तो ये तो बढ़िया चीज है, इसका मतलब ये, हाँ तो आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि हो सकता है वो बॉडी ऑल ओवर इंडिया, सीबीआई तो ऑल ओवर इंडिया ही काम करती है। हालांकि सीबीआई की भी लिमिटेशन है कि राज्य उसको अनुमति ऑटोमेटिक भी दे के रखते हैं और कई बार उनके काम के लिए अनुमति देनी भी पड़ती है। ठीक, चलो तो बेटा हाँ पहले मांगता है वैसे अनुमति। चलो ये आप समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ तुम्हें रिटर्न पढ़ने के बाद कोई समस्या हो रही? प्रैक्टिकल तुम रिट समझ चुके हो, अब रिट तुम्हारे फोन में बह रही होगी, लहू मुंह लग गया, गाना है बहुत अच्छा, समझ गए। रिट्स के केस बेटा यूपीएससी में जितने जरूरी है वो मैंने बता दी, एडीएम जबलपुर हो गया। इसके अलावा ये यूपीएससी वालों को हम लोग विकट केस बताएंगे तो ये लोग कहेंगे है जुडिशरी का ज्ञान दे रहे, जुडिशरी का ये है प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि केसेस बहुत है, शर्शियोरारी पे है। हाँ जैसे सुनील बत्रा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस है, एडीएम जबलपुर केस है, AK गोपालन 1950 का केस है, बहुत सारे केस, ठीक है। बताओ रिट्स में कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो चलो भैया अब मैं तुम्हें मिलवाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति से। हाँ आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सर ये तो कल पढ़ा दिया था सर, अब मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ, समझना तुम, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। हाँ कहानी सुननी थी ना, ये लो सुनो। देखो एक दिन तैयारी कर रहे थे अभिषेक मिश्रा सर बिना दिल्ली के, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता चला था दिल्ली जाना सेफ नहीं, समझ गए। तो वो घर पे तैयारी कर रहे थे सर, लेकिन वो तैयारी करते करते क्या बन गए, TCS। पर सर ध्यान से सुनना स्टोरी, तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन सर वो यूपीएससी भी दे चुके थे, उसकी भी तैयारी की, इसकी भी तैयारी की सर, इसकी भी तैयारी की, इसकी भी तैयारी की सर, और 1000 सर्विसेज की और तैयारी की। पता नहीं क्या करना चाह रहे थे। अश्वत्थामा के बाद उन्हीं का नाम लिया जाना था सर तैयारी में, ठीक है। Who don't know अश्वत्थामा, he is a immortal man, ठीक है, समझना। तो सर हुआ ये कि इनका नंबर इसमें आ गया सर, ये जज बन गए। लेकिन सर जज बनने के साथ साथ ये रात में 2 ml पानी पीने के बाद, 2 ml ही रख रहा हूँ, ठीक, पानी ही रख रहा हूँ, 2 ml पानी का कंजम्पशन बढ़ाने के बाद, जिसकी वजह से बॉडी में इलेक्ट्रॉल ज्यादा बह गए और ये रात में बन जाते थे DM, दिन में बन जाते थे SDM, एक दिन बन जाते थे कुछ और टैक्स कलेक्टर। तो बेटा जज साहब जो है जब भी कोई न्यायिक मामला आता था इनके पास तो ये उसमें स्वयं विवेचना करने चले जाते थे रोड पर। यानी मैं बनूंगा, मैं हटो पीछे सब, DM साहब कुछ नहीं कर रहा, मैं ही कैसा काम करूंगा। बेटा इसी चीज को अगर 4 दीवारी के अंदर कर रहे हो तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम जज हो। लेकिन जैसे ही तुमने अपना दायरा क्रॉस करा, मुबारक हो, तुम कहलाए जाओगे जुडिशियल ओवर रीच। इसका मतलब ये होता है कि जजेस का काम है सिर्फ कोर्ट के अंदर बैठ के जजमेंट डिलीवर करना, लेकिन जज साहब आजकल DM की पावर, SDM की पावर, कलेक्टर की पावर, सबकी पावर के लिए न्यायालय से जब बाहर निकल आए या उनके आधिकारिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करें तो इस टॉपिक को कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। बात आई समझ में या नहीं? एग्जाम्पल्स बताओ और क्लियर कर दो और बढ़िया मजा आएगा। बेटा बहुत कम फासला है, इतना मामूली सा फासला है 2 शब्दों में। एक को बोलते हैं न्यायिक सक्रियता विच इज कॉल्ड जुडिशियल एक्टिविज्म, और दूसरे को कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। मैं उदाहरण दे रहा हूं, तुम्हें कितना अच्छा लगेगा सुन के
कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आज के बाद 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा फ्री रहेगी। सब खुश हुए, बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया सर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इनके स्कूल का बिल, इनके स्कूल की बिल्डिंग, इनके स्कूल के टीचर, इनके स्कूल के टीचर की छुट्टी, ये सब भी हम देखेंगे। बेटा ये गलत है, इट इज कॉल्ड जुडिशियल ओवर रीच। बात समझे कि नहीं? यानी हर किसी का अपना एक स्किल। हाँ बेटा, एसएससी, यूपीएससी, नीट आ जाओ। लेकिन आप लेट कैसे हो गए? आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी 9 बजे क्लास होती है? आज पहली बार आए हो, कोई बात नहीं, पहला और आखिरी लमसम जरा सा ही डिफरेंस होता है। बैठो। कहने का मतलब ये आप ग्रुप में ऐड है कि नहीं बच्चों? नहीं ऐड, चलो बेटा कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं थी, बैठ जाइए। हाँ भाई, ये चीज समझ में आई। तो बेटा न्यायिक सक्रियता जरूरी है, लेकिन न्यायिक अधिक सक्रियता जो है वो बेटा खतरनाक चीज है। और इसे लॉ की भाषा में सुनो क्या कहते हैं, जब जुडिशरी इंटरफियर करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, किसमें? एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में और लेजिस्लेटिव फंक्शंस में, तब इसे बोला जाता है जुडिशियल ओवर रीच। ये बात आई समझ में? एमसीक्यू बन जाएगा कि न्यायपालिका का काम क्या है सर? जजमेंट देना, व्याख्या करना, अनुच्छेदों की। परंतु जब वो कार्यपालिका के काम और विधायिका के काम में भी घुस जाए, हस्तक्षेप करे, तो इसे कहते हैं जुडिशियल ओवर रीच। सर ऐसे फैसले देखने को मिले बेटा, बहुत लाइन लगी ऐसे फैसलों। चलो अब तुम्हें इसी में एक और चीज में समझाता हूं, ठीक है? आप ही बताइएगा, ठीक है? ये रहा स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब समझते हो? ठीक है, ये रोड के किनारे इस तरीके से, मान लो ये मेन रोड है, ये नेशनल हाईवे है, ठीक है? यहाँ पे तो कार चलेंगी, इसके बगल में स्ट्रीट होती है। बेटा इस स्ट्रीट पर एक दिन मुझे मिले सोनू नाम के भैया चाट वाले, तो उन्होंने लिखा था सोनू चाट वाले, ठीक? बगल में तुम में से जो बच्चे कतई नहीं पढ़ रहे थे, उनका मिला पूर्व अभ्युदय स्टूडेंट चाटकार, ठीक है? ठीक है, पूर्व में अभ्युदय स्टूडेंट। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं बनोगे आईएएस, तो कोई तो काम करोगे। हो सकता है कि ऐसी बेरोजगारी आ जाए, हमारा भी ई रिक्शा तुम्हारे बगल में लगा हुआ, समझ रहे हैं? कितना निगेटिव बात नहीं है सर, बात इसकी नहीं है। बात यह है बताने की कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई तो काम करोगे, और हर काम छोटा बड़ा होता नहीं। ऐसा हमारे गुरु उस्ताद शाहरुख खान ने कहा था, अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, समझ गए? तो समझो बात को। तो बेटा इस स्ट्रीट पर ठेला लग रहा था, लेकिन इस स्ट्रीट के पीछे महंगी महंगी दुकान थी कृष्णपाल की। कृष्णपाल साड़ी सेंटर, कृष्णपाल चूड़ी सेंटर, कृष्णपाल ब्राइड ग्रूम ब्यूटी पार्लर, समझ गए? आज समझना, बस डिसिप्लिन में रखो। तो बेटा हुआ ये कि ये जो बड़ी वाली शॉप्स थी, ध्यान से सुनना, इट इज अ वेरी फेमस केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसी जितनी भी दुकानें थी वो छिप जा रही थी। तो कृष्णपाल बोले ये क्या बात है, मेरी इतनी महंगी दुकान, 1 करोड़ रुपया मैंने लगाया है, बीपीओ बन के मेहनत से 1-1 रुपया जोड़ा है, कैसे जोड़ा है ये अलग की बात है, लेकिन मैं आप ये समझो मेरी तो सारी की सारी दुकानें छिप गई। तो भैया कृष्णपाल गए और कृष्णपाल ने ये कहा कि ऐसा है डियर सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने पहले तो म्युनिसिपैलिटी को नोटिस जारी करा, म्युनिसिपैलिटी बोली हम हटवा देंगे, हटवा दिए, फिर से लगा लिए, फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कायदा ये था कि म्युनिसिपैलिटी के ऑर्डर को अप्रूव करना था, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दे दिया? केस का नाम है पी रतिनम। उसने कहा कि ये जो लोग लगा रहे हैं ये 400-500 रुपए कमाते हैं आजीविका, इनके पास कोई जीने का साधन नहीं है। और बड़ी दुकानदार का क्या है, थोड़ा सा हटो बचो करके लगवा देगा, उसकी दुकान तो चलती ही चलती है। तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फैसला बना दिया, राइट टू लाइवलीहुड आएगा अनुच्छेद 21 के अंदर, और केस उन्होंने दे दिया। अब सब लोग तो दुनिया बड़ी खुश हो गई, लेकिन देखा जाए तो ये म्युनिसिपैलिटी के कार्य में हस्तक्षेप है कि नहीं है, कि नहीं है? राज्य सरकार के नियम में हस्तक्षेप है कि नहीं है? तो बेटा मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि कई बार जुडिशरी तुम्हें देखने से बाहर में अच्छी लगेगी, लेकिन जुडिशरी कई बार कार्यपालिका और विधायिका के फैसलों को भी जाकर के इंटरफेयर करती है। सर तीरथगढ़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात देखी बोली थी। हाँ बताओ। जो लड़ी पट्टी वाले जो होते हैं उनके स्थान से किया जाए। बिल्कुल सही, उस दुकान में साबुन नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल सही। ये बेटा जो आप बता रहे हैं रतलाम वाला केस, उसके अंदर एक बात समझिएगा, इस केस में बाद में
जब सुप्रीम कोर्ट के पास म्युनिसिपैलिटी ने अपील करी, तब उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इनको लाइसेंस इशू करो, इनके लिए स्थान बनाओ जो कि अस्थायी टीन शेड भी हो सकते हैं, ऐसे स्थानों का वर्गीकरण करो। इसलिए आज के समय पर रेडी वालों को थोड़े समय के लिए वहां से अस्थापित तो किया जा सकता है, परंतु उनको हटाया नहीं जा सकता। उनका अधिकार है राइट टू लाइवलीहुड, अनुच्छेद 21। समझे? तो जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवर रीच में जरा सा फर्क। ये बात आई समझ में कि नहीं? ये बात आई समझ में कि नहीं? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। है अभी 5 मिनट पढ़ते हैं। चलो भाई, अगला टॉपिक लिखने से पहले इस वाले टॉपिक के बारे में मैं तुम्हें अच्छे से बता चुका हूं। एक चीज इसके साथ में और जोड़ लो, लिखो विसिल ब्लोअर बिल। विसिल ब्लोअर बिल, पहले ये बिल था, बाद में ये अधिनियम बन गया 2004। बेटा ये जो अधिनियम है ये मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको, वैसे तो इस अधिनियम पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन 1% बता दे रहा हूं क्योंकि 30 सेकंड की चीज है, आप समझ जाओ। और फिर आपको थोड़ा सा आरटीआई के बारे में बता दूंगा मैं। ठीक बेटा, याद रखना विसिल ब्लोअर बिल आया था उन लोगों का बचाने के लिए जो बेचारे सच में किसी मामले पर पीआईएल डालते थे। आप जरा सोच के देखो, आपने आज की डेट में भारत बायोटेक जिसने वैक्सीन बनाई थी, आपको पता चल जाए कि वो वैक्सीन में कोई घपला कर रहा है और ये पूरे जनता के इंटरेस्ट की बात है, पूरे जनता के हित की बात है। तो हुआ क्या कि सौम्या ने पीआईएल डाल दी भारत बायोटेक कंपनी पर कि ये जो दवाइयां बना रहे हैं इस दवाई में ये गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो बेटा सोच के देखो, भारत बायोटेक इस समय भारत की टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज में से है, तो क्या वो लोग इस बच्ची के पीछे नहीं पड़ जाएंगे हाथ धो करके कि इस बच्ची को बिल्कुल जान को भी खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो बेटा ऐसे में सरकार से रिक्वेस्ट करी गई, संसद के अंदर एक बिल लाया गया था जिसे कहते थे विसिल ब्लोअर बिल, जो पीआईएल या खतरनाक मुद्दों को रखते हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन हो चाहे कुछ भी हो, ताकि उनकी जान बचाई जा सके, उसके लिए आया था विसिल ब्लोअर बिल, जो कि अधिनियम में परिवर्तित हो गया था। ये ध्यान रखना, बस ये इतना सही है, इससे अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। समझ गए? अब याद रखना, आर्टिकल 19 के 1 का ए जो है उसमें आता है आरटीआई का अधिकार। याद रखना, आरटीआई को लेके भारत में कानून कब बना? सन 2005 में। कोई दिक्कत? आरटीआई का मतलब होता है जन सूचना अधिकार। बेटा याद रखना, हम भारत में या कह सकते हैं ये अधिकार अपने आप में पूर्ण नहीं है। सर क्यों? क्योंकि भारत में सिक्योरिटी, जब भी सुरक्षा के मामले होंगे, संप्रभुता के मामले होंगे, या जो मामले जो सरकार को लगेंगे कि नहीं बताने चाहिए, उस पे आप आरटीआई डाल के भी जानकारी नहीं ले सकते। सर उदाहरण, बेटा उदाहरण के लिए डिफेंस का लिख लो, राफेल विमान। आज तक राफेल डील पे कितने का सौदा हुआ ये आपको कोई नहीं बता सकता, आप आरटीआई भी नहीं लगा सकते। आरटीआई में याद रखिएगा, आपको आरटीआई के अंदर समय मिलता है, आप आरटीआई लगाते हैं तो 2 तरीके की आरटीआई होती है, 24 घंटे से 48 घंटे वाली, 30 दिन वाली। आरटीआई विशेष किसी परिस्थिति में लगाई जाती है तो बेटा उसको कहते हैं इमीडिएट आरटीआई, ठीक है। और दूसरी जो आरटीआई होती है वो नॉर्मल प्रोसीजर आरटीआई होती है जिसमें 30 दिन मिलते हैं। आरटीआई कौन देखता है, इसका पूरा क्या मंडल है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है केंद्र में, राज्य के अंदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होता है। इसी नेहरू पार्क से थोड़ा आगे आओगे तो आपको एक पीछे ऑफिस मिलेगी, सरकारी बिल्डिंग, उस पर लिखा होगा कि भैया सूचना आयुक्त, समझ गए? तो वो सूचना आयुक्त की पोस्ट क्या होती है? वो आरटीआई ऑफिसर है अपने पीलीभीत के अंदर, इस जिले के आरटीआई ऑफिसर, वो भी पीसीएस एग्जाम निकाल के बनते हैं। ये किस डिपार्टमेंट को देखते हैं? तो ये भैया आपको पता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। और इस समय भारत के अंदर जतिन प्रसाद जी कौन से मंदिर हैं, वो सॉरी मंत्री कौन से हैं? सही बात निकली जाती है ना, जो मुद्दा रहता है चुनाव। कौन से मंत्री हैं, किस चीज के बताओ? गन्ना विभाग की। वाह, वो भैया संजय भैया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का ही मामला देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, केंद्र में होते हैं सीआईसी, केंद्र में होते हैं, इनके साथ में बोर्ड होता है 3 लोगों का, और एसआईसी होते हैं राज्य में, इनके साथ 2 लोग होते हैं। इसका गठन कैसे होता है, क्या होता है, ये पूरी प्रक्रिया भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या इसमें प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप होता है? क्या ये सभी विभागों से जानकारी दे सकते हैं? क्या इनकी दी जानकारी पर अपील कर सकते हैं? कितने का जुर्माना होता है? इस अधिकारी के बाद में कौन कौन से वर्ग का एक्सपीरियंस चाहिए? ये सारी चीजें कम से कम एक लेक्चर के लिए लगेंगी। तो अभी ये टॉपिक में है नहीं, बस मैंने आपको आरटीआई से अवगत कराया कि आरटीआई भी मैं पढ़ाता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए।
कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक तो बताइए, फिर उसके बाद 2 मिनट में लेक्चर खत्म करते हैं, ब्रेक लो। अगली क्लास है आपकी, आज माइक सर एब्सेंट है ड्यू टू सम वर्क, तो सेकंड क्लास जो थर्ड क्लास है वो शिफ्ट होकर सेकंड पे है, 2 ही क्लास होंगी आज, बिकॉज माइक सर, अरे ये को छुट्टी। लांसी बेटा तुम ये सब मत सीखो, तुम सही बता रहा हूँ मैं, 2-3 साल के बाद पापा कह देंगे बेटियां पढ़ाई होती हैं, अभी कह देंगे बेटियां पढ़ाई होती हैं, बाद में कहेंगी पढ़ाई होती है। समझो अंतर है दोनों बातों में, मेरी बात समझो बेटा है बेटा। इसलिए ध्यान से समझना, अगर आपको सारी चीजें कवर करनी है और अच्छे से करनी है तो ये गोल्डन टाइम है, पढ़ लो। बड़े सौभाग्यशाली हो, हमारे टाइम में कोई ऐसी कोचिंग निःशुल्क वाली नहीं थी, और अभी आप लोगों को ऐसी निःशुल्क कोचिंग मिल रही है तो पढ़ लो। और मैं तो ये कहता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ उसको जाके किसी भी यूट्यूबर की वीडियो से रेक्टिफाई कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा मास्टर हमारा यूपीएससी का पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। जितनी भी रिट्स हैं आप एक बार एक वीडियो देखिएगा, आपको खुद ही स्पष्टीकरण मिल जाएगा कि रिट मैंने यूपीएससी के लेवल से ऊपर समझाई कि नहीं समझाई। तो ये चीज समझ लीजिएगा कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप भी पढ़ के आओ। कल का टॉपिक नहीं, कल छुट्टी है, परसों का टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ, न्यायिक अधिकरण होगा, ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल के अंदर हम केस पढ़ेंगे संपत कुमार का, ट्रिब्यूनल जानेंगे क्या होते हैं, क्या हाई कोर्ट से ऊपर होते हैं ट्रिब्यूनल, या हाई कोर्ट के समकक्ष होते हैं, या हाई कोर्ट से नीचे होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ट्रिब्यूनल। ठीक है, और कोई डाउट? किसी बच्चे का कोई और डाउट है तो बताएं बच्चों।